we exercise our fundamental right under 19 Article 19(1)(a), which guarantees the right to freedom of speech and expression. Let us work together to build a society rooted in rationality, equality, and scientific temperament. जी तो जातका स्टोरीज ऑन सांची एंड बारूद स्तूपा। सांची और बारूद जो है काफी दो महत्वपूर्ण स्तूप है जो कि हमें मध्य प्रदेश में देखने मिलते हैं। क्यों तिनका जी, आप तो जानती ही होंगी इन दोनों के बारे में काफी अच्छे से। जी सर, मैं सांची गई हूँ, भरहूत नहीं गई हूँ अभी तक। ओके ओके ओके। बारूद थोड़ा सा कैसा है, बारूद पूरा एज अ मॉन्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसके जो रेलिंग्स वगैरह है उनके रिमेन्स है जो कि हमें म्यूजियम में देखने मिलते हैं मेनली। वहां पे स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स ही हमें देखने को मिलेगा लेकिन बाकी चीजें नहीं देखने मिलेंगे। खैर उस पर बाद में हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब आप कहोगे कि अभय सर यार ये क्या कर रहे हो, आप तो बोर कर रहे हो आज। पांच ही जातक कथा है, पांच ही जातक कथाएं हैं लेकिन उसके वेरिएशंस आपको शिल्पांकन के तौर पे देखने मिलेंगे एंड उसके बारीक बारीक डिटेल्स। तो मेन मेन जातक कथाएं मैंने इसमें ली है एंड उनका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या रहा है फ्रॉम 3rd सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी बीसी जब ये बने थे स्कल्पचर्स, और से लेकर बाद में लेटर 7th 8th सेंचुरी तक, वो भी हम आज एक शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तो मैंने 5 जातक कथाएं ली है, काफी मेन है। छदंत जातक, वेसंतर जातक, महाकपि जातक, शाम जातक और रूरू जातक। अच्छा, अब मैंने यही जातक कथाएं क्यों ली है, इसके पीछे के कुछ मूल कारण है। जैसे कि छदंत जातक, छदंत जातक जो है वन ऑफ द मेन एंड प्रेस्टिजियस जातक कथा है एज वेल एज वेसंतर जातक। ये दोनों जातक कथा हमें ना केवल स्कल्पचर्स में देखने मिलती है लेकिन एज अ बुद्धिस्ट कल्चर, एज अ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो है जितने भी बुद्धिज्म के सेक्ट आते हैं उनमें इन दोनों जातक कथाओं का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इतना ही नहीं, अर्ली स्कल्पचर्स में भी हमें देखने मिलते हैं, लेटर फिर गांधार में भी हमें ये देखने मिले हैं एंड उसके बाद हमें जो तोराचिन मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें भी हमें इन दोनों जातक कथाओं का विस्तृत में पांडुलिपियां भी प्राप्त हुई है। तो ये सबसे दो महत्वपूर्ण जातक कथाएं हैं। और तीसरी महाकपि जातक कहिए या फिर कपि जातक कहिए, ये आप सबकी और मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट जातक कथाएं हैं। अब वो क्यों फेवरेट है आपको पता है कि यहाँ पे बोधिसत्व वानर के रूप में दिखाए गए हैं, तो वानर वाली कहानी क्या कहाँ से तो आप जोड़ सकते हैं, तो इतने तो आप समझदार हैं ही दर्शकों। चौथी है शाम जातक। अभी आप में से कितने लोग महाराष्ट्र से हैं आई डोंट नो, लेकिन ये कहानी हर जगह पर है लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, जो कि माए अपने बच्चों को बता दिए शाम ची कथा करुण, है कि नहीं। तो वो दशरथ आके तीर मारता है शाम को तो उसको श्राप लगता है एंड ऑल दिस थिंग इज लाइक दैट एंड इसमें फोक लोर भी ऐड किया जाता है लेटर ऑन महाराष्ट्र में। तो इसके लिए फोर्थ मैंने ये ऐड करी है एंड फिफ्थ में कि बोधिसत्व काफी सारे लोग ये आक्षेप लगाते हैं, खासकर की विक्षिप्त बुद्धि और छिलके जैसे लोग और कुछ नास्तिक पिल्ले भी हैं, वो जो एक्चुअल में अंदर से ब्राह्मण है, उनको बुद्धिज्म से लेना देना नहीं है, ना कल्चर से ना बाबा साहब से, केवल नाम के हैं वो। तो इसके लिए उनको एक रिप्लाई में कि बोधिसत्व केवल ना मनुष्य रूप में किंतु उनकी जो पूर्व जन्म की कथा हमें देखने मिलती है वो हमें जानवरों के रूप में भी देखने मिले कि जानवर में भी बोधिसत्व की जो है उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए मैंने महाकपि एंड रूरू दो मेड डाले हैं और छदंत एक है और उनमें से दो मनुष्य रूप मतलब कि एक वेसंतर और एक शाम जातक है। ठीक, तो शुरू करते हैं। इसके पहले मैं एक काम कर देता हूँ, जस्ट एक क्षण। जी, शुरू करते हैं इसी के साथ में। सबसे पहला है छदंत जातक। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमें षडदंत जातक के रूप में देखने मिलती है, जो कि इसका एक संस्कृताइज्ड फॉर्म है इस नेम का। छदंत का षडदंत जातक मतलब कि छह दंत वाला जातक। अब अच्छा, ये छह दंत क्यों नाम दिया गया है इसका, और क्या ये हमें इंस्क्रिप्शन कोई मिला है, तो हाँ। तो ये बारहूत का पैनल है एक, आप सबको दिख रहा है पीपीटी का ये फोटो, तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं जूम करता हूँ इसको डिफरेंट तरीके से भी अच्छे से, ताकि आपको समझ भी आए। हम्म, ये बारहूत का पैनल है।
स्टोन रिलीफ है ये, मतलब पत्थर में ये कार्व किया गया है। इसकी डेटिंग जाती है 125 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक, यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। आज के समय पर ये हमें कहाँ पे देखने मिल सकता है, तो जो कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम है वहां पर ये आपको देखने मिल जाएगा। इस पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देयर इज अ माइनर इंस्क्रिप्शन राइट ओवर, नॉट अ इंस्क्रिप्ट, एक अभिलेख है छोटा सा, इंस्क्राइब्ड पैनल है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है छदंतीय जातकम, छदंतीय जातकम मतलब छदंत जातक। और ये ऐसी जातक कथा है जिसमें कि बोधिसत्व जो है हमें एक 6 दांत वाले हाथी के रूप में उत्पन्न हुए हैं, ऐसा देखने मिलता है इस कहानी में। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक जो भिक्षुनी है वो अ, अपने जो भिक्षुणी संघ है उनको उपदेश दे रही थी, तो उसके बीच में वो चिंतन मनन करती है क्या मैं और वो दशबल, दशबल का ज्ञान अपना रूप बताती है कितना सुंदर है, उसको जानती है समझाती है। अब दशबल कौन है, दशबली कौन है, तो दशबली जो है भगवान बुद्ध का एक नाम है, क्योंकि उनमें 10 प्रकार के बल रहते हैं अलग अलग इसके लिए। तो फिर उसमें वो मनी मन में सोचती है क्या पूर्व जन्म में कभी मैं भगवान बुद्ध से रिलेटेड मेरी कोई चीज थी कहानी, या फिर मेरी लाइफ भगवान बुद्ध से रिलेटिंग में थी, या फिर उनके आसपास कहीं थी क्या मैं एग्जिस्टिंग में। तो फिर उसको याद आता है उसके पूर्व जन्म की कथा। ये कथा ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूँ, रियल है या फिर ये फोक स्टोरी है वो मैं बताऊंगा आपको कथा बताने के बाद। तो फिर उसको फिर उसके पूर्व जन्म की एक कथा याद आती है। ओके, तो वो पूर्व जन्म के कथा में याद आता है कि वो छदंत जो हाथी है, ठीक है, जो कि षडदंत नागराज, उसको नागराज करके वहां पे लिखा है जातक कथा में। 5वें खंड में आपको देखने मिलेगा, 514 क्रमांक की ये जातक कथा है। नागराज मतलब नाग जो है हाथियों का एक नेम दिया जाता है, एक सिंबॉलिक नेम कि हमें जो कि गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट में भी देखने मिला है। ओके, तो फिर उसे याद आता है कि मैं इनमें से एक पत्नी थी, चुल्ल सुभद्रा करके उसका नाम था। 2 पत्नियां थी इस हाथी की, बोधिसत्व की, उस पिछले जन्म में। एक थी ज्येष्ठ सुभद्रा, दूसरी थी चुल्ल सुभद्रा, यानी कि एक बड़ी रानी जो पटरानी थी और दूसरी छोटी। तो इस प्रकार से छोटी रानी का उसका प्ले था। तो वो ये पूर्व जन्म की कथा जब वो सोच रही थी वो भिक्षुणी, तो उसको अचानक से वो रोने लगती है जोर जोर से, ये कहते हुए कि मैंने, मेरे कारण पिछले जन्म में बोधिसत्व की मृत्यु हुई थी, हत्या करवाने वाली मैं थी। तो भगवान बुद्ध को ये बात पता चलती है कि भिक्षुणी ऐसे से रो रही है, तो भगवान बुद्ध मन ही मन में मुस्कुराने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तो समस्त भिक्षुगण उन्हें पूछते हैं भगवान बुद्ध को कि आप हंस क्यों रहे हैं भगवान बुद्ध। तो फिर वो कहते हैं कि अरे ऐसा ऐसे एक भिक्षुनी है, वो शोक कर रही है, विलाप कर रही है, क्योंकि पिछले जन्म में उसके कारण जो है उसने हत्या करी थी मेरी, ऐसे रूप से। तो भगवान बुद्ध पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि मैं एक श्वेत रंग का हाथी हुआ करता था, है कि नहीं, 6 दांत थे, एक साइड पे 3 एक साइड पे 3, ऐसे 6 दांत थे, श्वेत रंग था, काफी बड़ा था साइज में। इस प्रकार से वो कहानी बताते हैं। और वो कहानी में क्या होता है, इस हाथी की 2 रानियां रहती है, जैसे कि मैंने बताया, ज्येष्ठ सुभद्रा और दूसरी रहती है चुल्ल सुभद्रा। तो वो जो हाथी है यानी बोधिसत्व जो है उनकी बड़ी रानी को बहुत प्रेम करते हुए ऐसा लगता है उस चुल्ल सुभद्रा को, और चुल्ल सुभद्रा को वो ज्यादा प्रेम नहीं करते। इसका एक कारण वो ऐसे बताते हैं कहानी में कि जब ये बोधिसत्व है, यानी हाथी के रूप में जो बोधिसत्व है, जब वो नहाने जाते हैं सरोवर में, तो फिर उसके बाद उन्हें एक महापद्म अर्थात कि एक यूज लोटस मिलता है। तो वो यूज लोटस वो किसको देते हैं, उनकी पटरानी यानी ज्येष्ठ सुभद्रा को, और छोटी रानी को कुछ नहीं देते। तो इस प्रकार से उसके मन में हेड बैठता है और वो बदला लेना चाहती है, एक रिवेंज लेना चाहती है। और तो फिर वो प्रत्येक बुद्धों के पास जाती है, प्रत्येक बुद्धों के पास उनको भोजन दान देती है, बोलती है कि मुझे अगला जन्म में जो है आप वाराणसी के राजा के घर में ऐसे पैदा करिए, मेरी शादी इस राजा से करवा दीजिए, और फिर मैं इस छदंत नाम, ये जो राजा है नागराज यानी हाथी जो है, इसको मैं मरवाऊंगी और इसके 6 दांत में निकलवा के ले जाऊंगी। तो फिर वो शिकारी भेजती है, उसका पुनर्जन्म होता है, ठीक है, वो शादी करती है एक राजा से, और उसके बाद वो शिकारी भेजती है और इस हाथी का दांत निकलवाने के लिए, उसको मारने के लिए जान से विष प्रयोग करके, यानी बाण में पॉइजन लगाकर मारती है।
तो फिर वो शिकारी भी जो है एक काश्यायी वस्त्र धारण करके आता है, यानी भिक्षु का वस्त्र धारण करके जाता है। तो बोधिसत्व देखते हैं, तो बोधिसत्व पुनः प्रहार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो वस्त्र देख के प्रहार नहीं किया। ठीक है, मैं वो वाली कहानी भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो कैसे बेटर रहेगा जानने में, समझने में। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं ओपन ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 514 क्रमांक की है वो। जी जी, तिनका मैम, आपको ये स्टोरी लग कैसी रही है बाय द वे, ऐसन जातक कथा? सर स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही है, जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें नहीं समझ पाते हैं। जैसे ही नाम आता है रीबर्थ, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, भाई पुनर्जन्म होता क्या है, क्या मर के पुनर्जन्म? दूसरा जब बात आती है कि बोधिसत्व और बुद्ध बता रहे हैं कि पुरानी मतलब उनका पास्ट का कोई स्टोरी बता रहे हैं, तो क्या बुद्ध को वाक़ई में उनका पास्ट पता था? ये जो जातक कथाएँ हैं, अभी भी लोग जातक कथाओं को लेके बहुत ही कन्फ्यूज़ है, क्योंकि लोग बुद्ध की हम्म। शिक्षाओं को नहीं समझ पा रहे, तो जातक कथा को कैसे ही समझेंगे कि आखिर जातक कथा है क्या? लोगों ने सिर्फ़ सुन रखा है जातक कथा होती है, अट्ट कथा होती है, लेकिन उनको उसका मतलब नहीं पता है, तो मुझे लगता है कि आपको पहले वो क्लियर करना चाहिए। ओके, ठीक है, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जातक कथाओं के जो है पर्टिकुलरली उसके अलग अलग मीनिंग्स है। जो बुद्धिस्ट एज अ ट्रेडिशन है वो मानती है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जो महायानी है या फिर जो वज्रयानी है, एंड उसको मेन फेस पर लेकर चलते हैं। थेरवादी भी मानते हैं, लेकिन थेरवादी का क्या है, वो जातक कथाओं पर ज्यादा नहीं मानते, भगवान बुद्ध का उपदेश क्या है उस पर मानते हैं। लेकिन जब मैं एक्चुअली बात करूं, क्योंकि वी आर हियर टू डिस्कस हिस्ट्री मोर ओवर, तो एज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो रिबर्थ एंड ऑल फिलोसॉफिकल चीजों को भी यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। तो फिर हिस्टोरिकली इसको एक ऐसा माना गया है कि भगवान बुद्ध ने जो है, जो कथाएं हैं ये लोगों को बताई ताकि वो धर्म का उपदेश दे सके, एंड इट साउंड्स मोर लॉजिकल। ओके, तो जातक कथाएं इस प्रकार से है। भगवान बुद्ध डायरेक्टली किसी को उपदेश देंगे, उदाहरण के लिए किसी की मृत्यु हो गई है, तिनका मैम आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, और भगवान बुद्ध आके आपको डायरेक्टली कहे कि देखिए, मैं ऐसे ऐसे कहता हूँ, ये मेरा धर्म उपदेश है कि आप जो है शोक ना करें। ठीक है, हर एक इंसान की मृत्यु कभी ना कभी होनी है, तो आप शोक से बाहर नहीं निकल पाएंगे, है कि नहीं? तो आपको जी। पूरा समझाने के लिए जिस प्रकार से एक शिक्षक कैसे अपने शिष्य को समझाता है, एक पूरी स्टोरी बताते हैं, एंड स्टोरी के एंड में फिर बताते हैं कि अरे ये तो मेरी ही कथा थी पास्ट की। इस प्रकार से भगवान बुद्ध एज ए काफी उच्च शिक्षक इससे प्रतीत होते हैं, उच्च दर्जे के शिक्षक, है कि नहीं? तो भगवान बुद्ध ने कहानियों के थ्रू लोगों को समझाया, क्योंकि हर किसी की मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं रहती है, हर एक किसी का जो मेंटल स्टेट है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं रहता है, कोई मेंटली डेवलप नहीं रहता है हर किसी का ब्रेन। तो फिर वो कथाओं के रूप से समझ, जैसे बच्चों को भी हम कथाओं के रूप से समझाते हैं, या फिर हमारे बड़े बूढ़े भी जो है घर में, है कि नहीं, वो भी हमें कथाओं के रूप से, फिर हम कितने भी बड़े हो जाए, फिर हम 30 साल के हो जाए, 35 साल के, 40 साल के हो जाए, हमें कथाओं के रूप से जो है वो कहानियां या फिर एक मोरल टीचिंग्स देते हैं। तो उस प्रकार से भी भगवान बुद्ध ने ये किया है, ऐसा हम कह सकते हैं हिस्टोरिकली। एंड इसको कहने का एक और रीजन रहेगा, क्योंकि सेकेंड सेंचुरी बीसी से हमें डायरेक्टली स्कल्पचर्स मिल रहे हैं इसके। ऐसी कोई भी चीज ओवर द नाइट नहीं डेवलप होती है, ये एक चीज है। जी सर, अगर ये हमको मिल रही है और जैसा कि आपने बताया और जैसे कि हम अभी भी जब बच्चों को समझाते हैं या किसी भी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उदास है या किसी को हमें मोटिवेट करना होता है, तो अगर हम उसको डायरेक्टली ये नहीं बताते कि भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ या मेरे साथ में ऐसा-ऐसा हुआ था, तो मैंने ऐसा किया था। हम उसको एक स्टोरी ही समझाते हैं कि हाँ, ऐसा-ऐसा हुआ था, तो देखो उनको क्या करना चाहिए था उस समय। तो वो स्टोरी में कुछ समय के लिए अपने जो भाव है, उसको जो ये करंट सिचुएशन है, उसको थोड़ी देर के लिए भूलते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं और फिर जो उसका निष्कर्ष निकलता है अच्छा, जिससे उन्हें जीवन जीने के लिए सहायता मिलती है, फिर वो उस ओर चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? हाँ जी। जी।
रिजे जी ने भी कमेंट किया है, बेसिकली जातक कथा इज ए केस स्टडी फॉर मोरल टीचिंग धम्मा। यस, हिस्टोरिकली एंड अगर उसको काफी अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए और डिटेल्ड उसका विश्लेषण किया जाए, तो फिर यही एक उसका कंक्लूजन निकलता है कि वो मोरल टीचिंग्स के लिए ही जातक कथा में देखने मिलती है। इस जातक कथा में भी मोरल टीचिंग है, एंड स्पेशली हमें भिक्षुओं और उपासकों के लिए देखने मिलती है। वो क्या है, हम भी वो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो जैसे कि उसका पुनर्जन्म बताया जाता है इस कहानी में। ठीक है, तो इसमें देखिए वो रानी क्या कहती है, जो चुल्ल सुभद्रा रहती है, पुनर्जन्म होने के बाद भी उसका नाम सुभद्रा बताया जाता है। वो कहती है, हे सॉरी, वो एक नाटक करती है कि वो बीमार हो गई है और उसके राजा के पास मांग रखती है। कैसी मांग रखती है कि मैं भी किस तरीके से रखती है वो भी हम देखते हैं। तो राजा उसको मिलने जाता है, उसकी पत्नी को। कौन राजा? जिसके जब उसका पुनर्जन्म होता है किसी और राजा के साथ शादी करती है वो। यहाँ पे बोधिसत्व की बात नहीं हो रही है अभी, ठीक है। राजा उसको जाके पूछता है, हे स्वर्ण वर्ण तू क्या सोचती है, हे श्रेष्ठ वर्ण तू पांडु रोग की हो गई है। अब वो ऐसा क्यों बोल रहा है ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म, ये देखो, जब वो ये थी, यहाँ से आ जाते हैं। एक दिन जब बोधिसत्व मधुर फल तथा 20 की जड़ें केवल के पत्ते पर रख कर 500 प्रत्येक बुद्धों को परोस रहे थे, चुल्ल सुभद्रा ने जो फलाफल उसे मिले थे प्रत्येक बुद्धों को दे, मतलब प्रत्येक बुद्धों को दे, प्रार्थना की कि अब वह यहाँ से मर कर मुद्र राजकुल में सुभद्रा नाम की राजकन्या होकर जन्म ग्रहण करे, फिर बड़ी होने पर वाराणसी नरेश की पटरानी बने और उसकी प्रिय तथा उसे अच्छी लगने वाली हो। जब वह मेरे मन की बात करने लग जाए, तब एक शिकारी भेज कर इस हाथी को विष भुगते तीर से विधवाऊं और मारने पर इसके 6 वर्ण रश्मियां छोड़ने वाली हाथी दांत जोड़े को मंगवाऊं। है कि नहीं? ऐसा कहानी में बताया गया है कि वो जो हाथी है, यानी भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म बताया गया है इस स्टोरी में एज अ बोधिसत्व छदंत। ठीक है, उसमें से 6 रश्मियां निकलती थी, है कि नहीं, 6 अलग अलग प्रकार की। तो ये दांतों में से भी निकलती रहेगी, तो बोलती कि मैं मरने के बाद ऐसा करूंगी। तो फिर वो क्या करती है, हाथी के रूप में जब रहती है तब वो, उसके बाद उसने चारा खाना छोड़ दिया। किसने? जब जो चुल्ल सुभद्रा हाथी के रूप में उसने, और सुख कर अचीर काल में ही मर गई, यानी मर जाती है वो हाथी के रूप से। वह मद्र राष्ट्र में पटरानी की कोख में जन्मी, उसका नाम सुभद्रा रखा गया, जैसे कि उसने मांगा था पच्चेक बुद्धों के पास से। बड़े होने पर उसे बनारस नरेश को दे दिया गया। वह उसकी प्रिया हुई, मन को अच्छी लगने वाली 16,000 स्त्रियों में ज्येष्ठ। उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो आया। उसने सोचा मेरा संकल्प पूरा हो गया, अब मैं उस हाथी के दांतों का जोड़ा मंगवाऊंगी। यानी कहानी भी किस तरीके से रखी गई है, इसमें मोरल क्या है मैं वो भी बताऊंगा। मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ, जो मेन मैंने वही जोड़ा मंगवाऊंगी। उसने शरीर पर तेल मैला मैल वस्त्र धारण किए और रोगी वेश बनाकर पलंग पर लेटी, यानी उसने स्वांग रचा। राजा ने पूछा सुभद्रा कहाँ है, तो लोग कहते हैं कि वो रुग्ण है। वह शयनगर में गया और उसके पलंग पर बैठ पीठ मलते हुए पहली गाथा कही, हे स्वर्ण वर्ण तू क्या सोचती है, हे श्रेष्ठ वर्ण तू पांडु रोग की हो गई है, हे विशालाक्षी तू मुद्रित माला की तरह म्लान हो गई है। यह सुन दूसरी गाथा कही, महाराज स्वप्न में मेरे दोहद उत्पन्न हुआ, जिस प्रकार का दोहद मेरे मन में उत्पन्न हुआ उसकी पूर्ति आसान नहीं है। यानी कहती है कि मैंने सपने में देखा, ठीक है, तो फिर मुझे सपने में जो दिखा वो आप पूरा नहीं कर सकते, या फिर मुश्किल है वो। तो वो बोलता है कि ऐसी कौन सी चीज है, मेरे पास हर चीज है, मैं तेरे दोहद पूरा कर दूंगा। तो फिर वो बताती है कि आपके राज्य में जितने शिकारी है उन सबको इकट्ठा करो, उनके बीच में मैं कहूंगी कि मेरा दोहद कैसा है, यानी शिकारियों को बुला बोलती है। तो फिर वो शिकारियों को सारे बुलाता है और बोलता है कि देवी ये कुशल पंडित शिकारी है, इन्हें जंगलों तथा जंगली पशुओं का ज्ञान है और ये मेरे लिए प्राण तक दे सकते हैं। अच्छा, चलो इसके आगे देखते हैं क्या है। फिर जितने भी शिकारी आते हैं उसमें से ये बताती है कि यहाँ आए वे ध्यान से सुने कि 6 वर्णों के हाथी दांत वाला श्वेत हाथी देखा है, मुझे उसके दांत चाहिए, यदि नहीं मिलते तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, ऐसा झूठ बोलती है। तो फिर उनमें से वो इसको चूज करती है क्या, शिकारी को, और उसको बोलती है कि तू जा, फिर पता वगैरह बताती है कि यहाँ यहाँ पर है।
तू जाके इसको मार दे, है कि नहीं? अब फिर उसके बाद जब वो मारने जाता है, तब वो वाली कथा हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। हुँ। तो वो क्या करता है, गड्ढा खोदता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, गड्ढा खोद कर उसे फलकों से ढका और अपने आप को तथा धनुष को उसमें छिपा कर उस दुष्कृत करने वाले शिकारी ने पार्श्व में आए हुए हाथी को बड़े शल्य से बींग दिया। हाथी ने तीर से बींधने पर घोर शब्द किया। सभी दूसरे हाथियों ने बड़े जोर से चिंधाड़े लगाई। सभी हाथी तृण और काष्ठ को चूर्ण विचूर्ण करते हुए चारों ओर भाग खड़े हुए। शत्रु का वध कर डालने का विचार करते समय उसने ऋषि ध्वजा काश्याय वस्त्र को देखा। जो शिकारी था वो इतना चालाक था, वो क्या करता है, काश्याय वस्त्र धारण करके जाता है कि नहीं? यानी चिवर धारण करके जाता है। शत्रु का वध कर डालने का विचार काश्याय वस्त्र को देखा। दुख वेदना से अभिभूत रहने पर भी उसके मन में विचार आया कि अरहंत ध्वज धारण करने वाला हर किसी के लिए अबध्य है। ठीक है। तो बातचीत करते हुए फिर गाथा इकाई कौन सी? अब यहाँ पे आता है मूल उपदेश। क्या आप लोग कहेंगे कि सर इसमें उपदेश क्या है, मूल उपदेश या फिर टीचिंग क्या है? तो ये है, गाथाएं कहती है, कही जाती है फिर। जो काश्याय अर्थात कि चित्त मैल से बिना मुक्त हुए ही काश्याय वस्त्र धारण करता है, वह संयम तथा सत्य से दूर होने के कारण काश्याय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। दूसरी गाथा फिर कहते हैं, जो काश्याय चित्त मैल से मुक्त होकर काषाय चित्त मैल से मुक्त होकर शील में प्रतिष्ठित होता है, वह संयम तथा सत्य से युक्त व्यक्ति ही काषाय के योग्य होता है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि काफी सारे आज के समय में भिक्षु है जो कि चिवर तो धारण कर लेते हैं, लेकिन उनका चित्त मैल दूर नहीं होता, उनके अंदर से क्लेश जो है वो नहीं मिट पाते, और वो लोग अलग ही गजब की टीचिंग्स बताते हैं। यानी भगवान बुद्ध के त्रिपिटक को नहीं, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है त्रिपिटक में उसको नहीं मानते, त्रिपिटक को नहीं मानते, ना बाबा साहब के कथन को मानते हैं। फिर जैसे कि हमने महाबोधि विहार में देखा, वन ऑफ दैट बौद्ध भिक्षुज जो है वो फेक बौद्ध भिक्षु है, वो वहां पे जाके शिवलिंग वगैरह पे चढ़ा रहा है अपना दूध एंड ऑल। काफी सारे हम लोगों ने ऐसे देखे हैं, है कि नहीं? एक रहता है, जैसे आप कहोगे कि यार ये दलाई लामा ने भी सर वो किया था, दलाई लामा ने जो किया था वो एक तरीके से दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट दिखाना है, क्योंकि वो एज ए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए थे बुद्धिज्म के, एज ए रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टिबेट। तो फिर उनको वो टाइज, पॉलिटिकल टाइज अपने अच्छे रखने हैं, संबंध, तो उसके लिए उन्होंने वो किया। लेकिन बाकी भिक्षुओं को ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका भाई कौन सा पॉलिटिकल टाइज है? वो अगर करते वो तो एक अनुसरण के रूप में कर रहे हैं ना। तो अगर कोई कहता है कि देखो यार तुम्हारे बौद्ध भिक्षु जो है वो नशा करते हैं या फिर मद्यपान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, तो सिंपल सी बात है, वस्त्र धारण करने से, काषाय वस्त्र धारण करने से कोई भिक्षु नहीं हो जाता। उसके लिए जो है शील में प्रतिष्ठित होना पड़ता है, अपने अंदर से द्वेषों को नष्ट करना पड़ता है, संयम होना पड़ता है, सत्य को जानना पड़ता है, चित्त से मैल निकालना पड़ता है, तभी वो काश्याय वस्त्र धारण करने के योग्य होता है। यदि कोई ऐसा पुरुष नहीं है कि नहीं, लेकिन फिर भी उसने काश्याय वस्त्र धारण किया, जैसे महाराष्ट्र में का एक है कश्यपली, है कि नहीं, उसको निकाल भी दिया गया था चिवर, लेकिन फिर भी अब खुद से पहनता है। तो ऐसे लोग वो भिक्षु कहलाने के लायक ही नहीं है, वो श्रमण कहलाने के लायक ही नहीं है, ये तो झूठे हैं, सीधी साफ बात है। तो इससे ये हमें साफ पता चल जाता है कि सच्चा भिक्षु कौन होता है, और एक झूठा मतलब काश्याय वस्त्र पहनकर खुद को भिक्षु कहलाने वाला, या लेकिन अंदर से कोई और क्या रहता है वो। तो ये एक मूल उपदेश हमें देखने मिलता है कि नहीं? तो फिर वो आगे और बात रहते हैं, इससे अर्थ को स्पष्ट, फिर आगे बात क्या होती है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इतना के बोधिसत्व ने अपने मन में उसके प्रति किसी भी तरह का वैर भाव ना आने देकर पूछा, मित्र तूने मुझे तीर क्यों बिंदा, अपने स्वार्थ के लिए, है कि नहीं, अथवा किसी दूसरे की प्रेरणा से? तो फिर वो गाता कहते हैं, बड़ी शैल्य के बींदे हाथी ने बिना मन में क्रोध उत्पन्न किए शिकारी से पूछा। यानी हमें एक और चीज यहाँ पे बोधिसत्व का गुण देखने मिलता है कि वो उनके अंदर क्रोध भावना नहीं है कि नहीं, और काश्याय वस्त्र का वो सम्मान करते हैं।
बड़े शल्य से भींदे हाथी ने बिना मन में क्रोध उत्पन्न हुए दिए शिकारी से पूछा, मित्र, मुझे किस मतलब से, किस हेतु से अथवा किसकी प्रेरणा से मारा है? तो शिकारी कहता है, हे बदंत, उसको हाथी को, कि हे बदंत, काशी नरेश की पटरानी है, राजकुल की उसकी प्रतिष्ठा है, नाम सुभद्रा। उसने तुझे देखा है और उसी ने मुझे ये कहकर कि दांतों की जरूरत है अनुशासित किया। तो फिर वो समझ जाता है, जो हाथी है बोधिसत्व, वो समझ जाते हैं कि ये जो है ये चूल सुभद्रा है। तो फिर वो बोलता है, एक काम कर, तू जो है मेरे दांत काट कर लेकर जा। लेकिन उसके पास से, उस शिकारी के पास से दांत काटने ही नहीं हो रहे थे, इतने बड़े वो दांत थे। तो फिर वो स्वयं अपने दांत निकालकर उसको दे देते हैं कि भाई ये ले, ये लेकर तू जा, है कि नहीं? तो फिर वो दांत लेकर चला जाता है, 7 दिन के अंदर वो पहुंच जाता है वहां पर और उस रानी को वो अर्पण कर देता है दांत। तो फिर अपने आगे गाथा ये आती है कि अपने पूर्व जन्म के प्रिय स्वामी श्रेष्ठ हाथी के दांत को देखने से वही उसका हृदय फट गया और वह मूर्ख वही मर गई। संबोधि प्राप्त कर महा प्रतापवान बुद्ध परिषद के बीच में मुस्कुराए। मुक्त चित्त भिक्षुओं ने पूछा कि बुद्ध अभी आकारण नहीं मुस्कुराते। ठीक है, तो फिर आगे बोलते हैं भगवान बुद्ध कि जिस छोटी कुमारी को तुम काश्याय वस्त्र धारण किए अनगारिका हो घूमते देखते हो, वह उस समय राजकन्या थी और मैं उस समय हस्तिराज था। जो शिकारी श्रेष्ठ हाथी था, हाथी के दांतों को पृथ्वी के अनुपम सुंदरी के पास ले गया और काशी नगर पहुंचा, वह उस समय देवदत्त था। चीरकाल तक आचरित ऊंचे नीचे पूर्व जन्म के कर्म को याद कर दुख रहित, शोक रहित तथा शल्य रहित बुद्ध ने स्वयं जानकर कहा, भिक्षुओं में उस समय हस्तिराज था, इस जातक को इस प्रकार धारण करे। ये गाथाएं दशबल बुद्ध का गुणानुवाद करने वाला, धर्म की संगायन करने वाले स्त्विरों द्वारा रखी गई है। यानी यहाँ पर क्या लिखा गया है नीचे, बदंत आनंद कौशल्यान यहाँ पे आगे लिखते हैं नीचे कि ये गाथाएं दशबल अर्थात कि भगवान बुद्ध का गुणानुवाद करने वाले, भगवान बुद्ध के गुण गाने वाले, धर्म की संगायन करने वाले स्त्विरों द्वारा रखी गई है कि नहीं? यानी यह भिक्षुओं द्वारा रखी गई कहानी है। इस धर्म देशना को सुनकर बहुत से लोग स्तोतापन्ना आदि हो गए, किंतु वह भिक्षुनी पीछे विदर्शन भावना का अभ्यास कर अरहंतत्व को प्राप्त हुई। यहां से हमें और दो चीजें, एक, काश्याय वस्त्र धारण करने वाला हर व्यक्ति भिक्षु नहीं होता। सच्चे भिक्षु के कुछ धर्म रहते हैं, यदि वो उसका पालन करता है तो ही वो सत्य भिक्षु है, पहली चीज। दूसरी, इसमें से बोधिसत्व के गुण हमें देखने मिलते हैं। तीसरे, कि ये जो कहानी है ये स्थिरों द्वारा रखी गई थी, ये पता चलता है। चौथा, ये धर्म देशना सुनने के बाद काफी सारे लोग स्त्रोतापन्न प्राप्त हुए थे। और इससे आखिरी बात पता चलती है कि वो भिक्षुनी यानी स्त्री अरहंत्व पद को प्राप्त करती है, यानी स्त्री भी अरहंत पद प्राप्त कर सकती है, हमें पता चलता है। तो इसका हमारे पास प्रमाण क्या है, तो ये दिखाता हूं। 125 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व में इंडियन म्यूजियम में पड़ा हुआ है। इसमें इंस्क्रिप्शन है छदंतीय जातकम। इसके डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें तो फिर इतना मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ डिस्क्रिप्शन। अगर आपको पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ये देखिए, यहाँ पर जो है आपको 6 दांत वाला हाथी देखने मिलेगा। ये उसकी भरिया यानी जो मुख्य ज्येष्ठ सुभद्रा है वो देखने मिलेगा। अभी ज्येष्ठ सुभद्रा कैसे है ये आपको कैसे पता चला सर? तो कहानी में जैसे कि मैंने आपको बताया, एक महापद्म जो हस्तिराज है वो अपनी पत्नी पटरानी महासुभद्रा को देते हैं, उसके शीश पर लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो आपको देखने मिल जाएगा, है कि नहीं? फिर ये दूसरे सहयोगी हाथिया में देखने मिल सकते हैं, नॉट सहयोगी हाथी, यही उनके दांत निकालने के बाद वाला है। फिर ये हमें हस्तिराज देखने मिलेंगे 6 दांतों के साथ, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। और यहाँ पे हमें वो शिकारी देखने मिला है जो कि आरी से उनके दांत काटने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पे हमें एक बरगद का पेड़ देखने मिल रहा है। ये डिस्क्रिप्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसे आराम से बाद में। अब ये तो रहा बारहूत का। बारहूत के बाद ये कहानी हमें कहां पर देखने मिलती है? तो ये हमें देखने मिलती है सांची के स्तूप पर। ठीक है, सांची के जो तोरण है, मतलब दरवाजे जो गेटवेज है, वहां पे हमें ये देखने मिलती है। लेकिन सांची से ज्यादा प्राचीन कौन से वाले हैं? ये बारहूत वाले सांची से अधिक प्राचीन प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं और ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व के ही माने गए।
ये भी स्टोन में कार्व किए गए हैं। छदंत जातक की कथाएं आपको देखने मिलेंगी यहाँ पे। अगर आप डिटेल से ध्यान दो तो बाकी आपको हाथी देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्य तौर पे आपको 6 दांत वाले हाथी देखने मिल जाएंगे। ये साइड पे 6 दांत वाला हाथी, ठीक है। तो ये स्नान के समय जब वो जाते थे, ये तब का चित्रण यहाँ पे दर्शाया गया है। फर्स्ट सेंचुरी बीसी का, यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है ये। अब ये कहाँ पर है? सांची का जो सबसे टॉप आर्काइव है, आर्काइव आर्किट्रेव है, ऑफ द बैक ऑफ द नॉर्थ गेटवे तोरण, ठीक है। यानी पीछे साइड पे है ये तोरण के। नॉर्थ गेटवे जो है नॉर्थ साइड का तोरण है, वहां पे आपको ये देखने मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम इसका, छोटा सा ही है। दिस सीन डिपिक्ट्स एलिफेंट्स frolicking among lotuses, some having lotuses entwined around their tusks. आइकोनोग्राफिकल फीचर्स है, ध्यान दीजिए। जैसे कहानी में देखने मिला है, लोटसेस कमल पुष्प हमें हर हाथी के सूंड में पकड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर साफ तौर पे, है कि नहीं? बाकी हाथियों के सूंड में भी हमें वैसे ही देखने मिल रहा है। वन ऑफ द एलिफेंट हैज 6 टस्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस हाथी के 6 हमें दांत देखने मिल रहे हैं। दी सेंट्रल ट्री अपीयर्स टू बी अ बनियान ट्री विद दी एरियल रूट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बनियान ट्री देखने मिल रहा है विद एरियल रूट्स। रूट्स यहाँ पे इस प्रकार से देखने मिल रहे हैं। एक मिनट, कमेंट की क्या किया है किसने? अ, आदर्श जी पूछ रहे हैं हाथी को 6 दांत ही क्यों है सर? इट इज अ मिथोलॉजी। उनको सुंदर दिखाने के लिए, उसको स्टैंड आउट करने के लिए बाकी हाथियों से, कि वो बोधिसत्व दिखाने के लिए 6 दांत वहां पे बताए गए हैं। अच्छा, 6 दांत वाली कहानियों के प्रमाण बौद्धों के पास तो है, किंतु किसी के तो ग्रंथ में, जिसको वो लोग इतिहास मानते हैं, शायद से रामायण है, किसी किसी का भी ग्रंथ हो सकता है, हमें पता नहीं, उसमें भी 6 दांत वाले हाथियों की कहानी आती है, लेकिन उसका शिल्पांकन उनके किसी मंदिरों पे, बारहूत से प्राचीन उनका कोई मंदिर हो जिसपे वो दिखाया गया हो, वो तो हमें देखने नहीं मिला। किंतु उससे पहले हमें जातक कथा का तो जरूर देखने मिल गया। दी वेरियस एलिमेंट सजेस्ट दैट द छदंत जातक, यानी ये जो वेरियस एलिमेंट्स हमें देखने मिल रहे हैं, इसके बेस पे ये पता चलता है कि ये छदंत जातक है। ओके। अब दूसरा एक और पैनल है इसका, स्टोन रिलीफ फर्स्ट सेंचुरी बीसी, सांची का ही है ये भी, ठीक है। ये मिडिल आर्काइव, यानी 3 आर्काइव रहते हैं, आप देख सकते हैं। एक ऊपर का पैनल रहता है, उसके नीचे सेकंड, फिर एक नीचे थर्ड, ऐसे 3 रहते हैं प्रत्येक तोरण पे, ठीक है। तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय, जो द्वितीय वाला भाग है, जो मिडल वाला है, उसमें आपको ये देखने मिल जाएगा। अच्छा, तो ये अभी कौन से वाले साइड पर है? तो ये आपको साउथ गेटवे पे देखने मिलेगा, साउथ गेटवे के पिछले भाग पर। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए। 6 दांत वाला हाथी आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर से देखने मिल जाएगा। ओके, एंड ये उसके छोटे 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 बाकी हाथी। अच्छा, एक और चीज देखिए, जो डिविनिटी दिखानी रहती है, ठीक है। डिविनिटी दिखाने के लिए हर बार क्या किया जाता है? अगर आप पाल साम्राज्य के काल में, या फिर गुप्त साम्राज्य के काल में, जो भगवान बुद्ध की बनी हुई मूर्तियां हैं, अगर आप देखेंगे, तो भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है, भगवान बुद्ध जो है, उसमें काफी बड़े दिखाए जाते हैं। और उनके आजू बाजू में जो देवता या फिर यक्ष दिखाए जाते हैं, वो काफी छोटे छोटे दिखाए जाते हैं। तो जो मेन डीटी रहता है, वो हमेशा एक फ्रंट लाइन पे लिया जाता है उन्हें, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स रहते हैं आर्टिस्टिक, इसमें भी ऐसे हुआ है। तो भगवान बुद्ध यहाँ पे एन आइकॉनिकली रिप्रेजेंट हुए हैं हाथी के रूप में। तो ये देखिए, बाकी जो हाथी है सिंगल टस्क वाले, वो कितने छोटे 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 दिखाए गए हैं, किंतु जो बोधिसत्व है, वो यहाँ पे 6 दांत के साथ कितने बड़े शरीर के साथ दिखाए गए हैं, उनके कंपैरिजन में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ओके। सर एक तो क्वेश्चन आया है हम्म सुनील राय जी की तरफ से कि गुप्ता एम्पायर का जो रिलीजन है वो क्या था? कौन सा था? ओके। और गुप्तास पे मैं स्ट्रीम करूंगा, मैं तभी इसका जवाब दूंगा। अभी फिलहाल में तो हम शुंग काल पर ही हैं, तो बेटर है हम उस पे टिके रहे। मुझे ब्लंडर नहीं करना है यहाँ पर, दैट्स वाई। बट मेरे विचार शायद बाकी लोगों को हजम नहीं होंगे, इतना मैं बता देता हूँ उस पर। मैक्सिमम लोगों को नहीं, जो मतलब हिस्ट्री के बैकग्राउंड से, वो समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं। और लेकिन बाकी लोग जो हिस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं है, शायद उन्हें मेरे विचार ना अच्छे लगे। जो हिंदू पक्ष के, उन्हें भी अच्छे नहीं लगेंगे, और जो अपने दूसरे साइड वाले, वो उनको भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ऐसे काइंड ऑफ है, क्योंकि मैं उस पर ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगा मेरा। तो बेटर है कि उस पर सर अभी डिस्कस ही ना किया जाए।
हाँ, एक दीपा जी का भी एक है, वो कह रहे हैं कि 6 दाँत वाला हाथी हो ही नहीं सकता सर जी। नहीं, यहाँ पे हमें आर्ट में 6 दांत वाला दिखाया गया है ना। दीप भारतीय कह रहे हैं सर, जी अब काल्पनिक बातें कर रहे हैं। हाँ, तो जातक कथा में कब कह रहा हूँ कि वो रियलिटी है करके, एकदम वो भगवान बुद्ध ने जो है उपदेश देने के लिए यूज किया है। तो स्टैंड आउट करने के लिए उसमें छदंत दिखाए गए 6 दांत वाले। तो उसमें क्या गलत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मोरल स्टोरीज देखने के लिए, मोरल स्टोरीज को अगर आप स्टोरीज की तरह ना देखेंगे, आपको चाहिए कि हर चीज रियलिटी से हो। रियल इंसिडेंट्स ऐसे काफी कम होते हैं जिसके बेसिस पे हम मोरल टीचिंग्स हर एक व्यक्ति को दे पाए। तो इस डिलेमा से आप निकलिए कि हमेशा रियलिस्टिक स्टोरीज ही यूज करनी चाहिए मोरल टीचिंग्स के लिए। दिस इज नॉट पॉसिबल। उस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में सुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है, तो दुख ज्यादा है। कुशल कर्म ज्यादा है कि अकुशल कर्म ज्यादा है, तो अकुशल कर्म ज्यादा है। तो अकुशल कहानी आपके समझ ज्यादा आएगी, उससे क्या आप मोरल सीखोगे? कुछ भी नहीं सीख पाओगे ना। तो समटाइम्स कहानियां बनानी पड़ती है, उसमें एक मेन कैरेक्टर को स्टैंड आउट दिखाना पड़ता है हमें, जिसके बेसिस पे हम मोरल टीचिंग्स दे पाए। दैट्स इट। तो इस डिलेमा से आप बाहर निकलिए कि एवरीथिंग नीड्स टू बी रियल, उसके एनाटॉमी रियल चाहिए एंड ऑल। दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट द केस। ओके, चले आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एंड इसके प्रमाण में भी आपको दिखा रहा हूं कि जातक कथा भी जो है हमें किस प्रकार से जो है स्तूपों पर देखने मिल रहे हैं वो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम एक बार देख लेते हैं। हियर वी सी द बोधिसत्वा टूवर्ड्स द लेफ्ट, यानी टूवर्ड्स द लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो बोधिसत्व है, डिस्पोजिंग हिमसेल्फ अमॉन्ग द लोटसेस विद अटेंडेंट एलिफेंट्स होल्डिंग द अम्ब्रेला एंड द फ्लाई विस्क। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बाकी उसके अटेंडेंट्स है, ठीक है, वो लोग छत्र लेकर खड़े हैं किसके ऊपर? मुख्य बोधिसत्व जो मुख्य कैरेक्टर है उनके ऊपर। ठीक है, अबाउ हिम टू मार्क हिज रॉयल्टी, यानी उसकी रॉयल्टी दिखाने के लिए। Okay. Then we see the same figures repeated towards the right on the relief, where the king is walking with the rest of the herd under the trees, while the Sonuttara escouting among the rocks make ready his bow. यानी आप यहाँ पे दूसरे साइड पर देख सकते हो, मैं वो भी दिखा देता हूँ। दूसरे साइड पर भी है जो है, हमें ये छुदंत जो है हमें चलते हुए देखने मिल रहे हैं। और यहाँ पे इफ यू कैन सी, हमें जो सोनुत्तर नाम का जो शिकारी है वो हमें उसका धनुष बाण बाण जो है धनुष्य में लगाते हुए हमें देखने मिल रहा है। ये काफी डीप ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो आप ये देख लीजिए। मूल निवासी प्रश्न पूछ रहे हैं कि रामायण महाभारत क्या सही है? किस किस दृष्टिकोण में आप पूछ रहे थे? कि अगर आप फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से पूछोगे तो मेरे लिए वो गलत है। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण में पूछोगे क्या उनकी कोई ऐतिहासिकता, तो फिर भी वो मेरे हिसाब से गलती है। मेरे हिसाब से क्या एक्चुअल में गलती है ना, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, स्टोरीज के एविडेंस मिल जाएंगे आपको, लेकिन एज एन वो कैरेक्टर रियल थे, इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको नहीं मिलने वाले रामायण महाभारत के। स्टोरीज के भी जो एविडेंस मिलेंगे वो भी आपको सबसे ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट स्टोरीज ही देखने मिलेंगी। आफ्टर दैट जैन एंड आफ्टर दैट इट कम्स वैदिक। उस पे भी मैं आऊंगा जल्दी। ठीक है, तो ये एक हो गया। एनकाउंटर्ड अमॉन्ग द रॉक्स मेक्स रेडी विथ हिज बो, मार्शल, जॉन मार्शल के किताब से हमने रेफरेंस लिया। मैं बिब्लियोग्राफी बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मिडल आर्काइवेट है। एक और ऐसा हमें पैनल देखने मिलता है, जो मैंने बताया कि आपको तीन आर्किट्रेव होते हैं, अपर आर्किट्रेव, मिडल आर्किट्रेव एंड लोअर आर्किट्रेव। ठीक है, हर एक तोरण पे जो तीन रहते, ऊपर बीच में नीचे। तो उसमें से अपर आर्किट्रेव का हमने दिखा दिया, मिडिल आर्किट्रेव का हमने दिखा दिया, एंड अब ये लोअर आर्किट्रेव का है, जो कि हमें वेस्ट गेटवे पे देखने मिलता है। वेस्ट साइड का जो तोरण द्वार है उसके ऊपर। यहाँ पे भी सेम डिपिक्शन हमें देखने मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है सुनत्तर देखने नहीं मिल रहा है, वो जो शिकारी है हमें वो देखने नहीं मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन, दिस सिंग डिपिक्ट्स एलिफेंट फ्रोलिकिंग अमॉन्ग द लोटसेस, सम हैविंग लोटसेस एंटविंड अराउंड देयर ट्रंक्स, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था। हमें यहाँ पे काफी सारे जो है हाथी कमल पुष्प उनके सूंड के ऊपर लिए हुए, उनके टस्क के ऊपर, उनके दंतों के ऊपर लिए हुए देखने मिल रहे हैं। एक ने यहाँ पर देख सकते हैं हाथी जो है फ्लाईविस्क लिया हुआ है। फ्लाईविस्क अर्थात की चौरी, जो हवा देने वाला रहता है, वो फ्लाईविस्क यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, क्यों लिया हुआ है फ्लाईविस्क? क्योंकि यहाँ पर जो है हमें मुख्य कैरेक्टर देखने मिल रहा है बोधिसत्व 6 दांत के साथ। तो ये उसका अटेंडेंट है, तो उसकी रॉयल्टी, बोधिसत्व की रॉयल्टी दिखाने के लिए हमें फ्लाईविस्क हमें देखने मिल रहा है।
ओके। द सेंट्रल ट्री अपीयर्स टू बी अ banyan tree, जैसे मैंने आपको बताया था, विथ एरियल रूट्स द वेरियस एलिमेंट्स सजेस्ट द छदंत जातका। इन दिस केस एज इन द नॉर्थ गेटवे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ गेटवे पे हमें ये देखने मिल रहा था, सोनत्तर देखने मिल रहा था। ठीक, नॉट नॉर्थ गेटवे, सॉरी, नॉर्थ गेटवे पे हमें नहीं देखने मिला था, काइंड ऑफ कंफ्यूजन है इसमें। ओके, हाँ, इन दिस केस एज इन द नॉर्थ गेटवे द हंटर सोनोत्तरा इज नॉट ब्रॉट इनटू द सीन, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ गेटवे पे आपको सोनोत्तर देखने नहीं मिलेगा, लेकिन साउथ वाले पे जो है आपको देखने मिल रहा है, लेकिन वेस्ट वाले में आपको नहीं देखने मिल रहा है। ओके, तो ये थी छदंत जातक। ये आपको क्लियर हो गई है। इसका एक और पैनल है, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये थोड़ा प्राचीन माना गया है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके पहली शताब्दी ईसा पूर्व का। ये आपको सांची में ही देखने मिल जाएगा, मेडिलन ऑन द रेलिंग सराउंडिंग। ठीक है, जो रेलिंग्स रहती है उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स बने हुए रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्पांकन, उसमें से हमें एक राउंडल में आप देखने मिल जाएगा। अब ये छदंत जातक ही का ही डिपिक्शन कैसे है सर, ये कैसे पता चला, तो मैं वो भी बता देता हूँ। दिस मेडलियन रिप्रेजेंट्स ए 6 टस्क्ड एलिफेंट, यानी ये जो मेडिलियन है यहाँ पे हमें एक 6 दांत वाले हाथी का अंकन देखने मिल रहा है। while 6 tusked elephants appear in a number of texts, यानी जो 6 दांत वाले हाथी है वो अनेक प्रकार की कथाओं में, हमें अनेक प्रकार के ग्रंथों में हमें देखने मिले हैं भिन्न भिन्न जगहों पर। इट इज पॉसिबल दैट दिस इमेज डिपिक्ट्स द छदंत जातक, ऑब्वियसली छदंत जातक का हमें डिपिक्शन देखने मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका सेपरेट भी अटैच किया हुआ है, 1 2 3, 1 2 3, ये छदंत जातक है। श्रमण कल्चर पूछ रहे हैं अभय भाई किस बुक से रेफरेंस दे रहे हो, मैं लास्ट में बताऊंगा, मैंने पूरा बिब्लियोग्राफी आप लोगों के लिए लिख के रखा है, आप जैसे का तैसा सर्च करिए आपको मिल जाएगा वो। ओके, अब दूसरी जातक कथा पर आते हैं, वेसंतर जातक। वेसंतर जातक का मैं आपको एक बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। बोधिसत्व जो है प्राणियों के रूप में हमें देखने उत्पन्न होते हुए देखने मिले हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से हमें मनुष्य रूप में कभी चांडाल कुल में उत्पन्न होते हुए देखने मिले, कभी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हुए देखने मिले, कभी किसी व्यापारी के कुल में उत्पन्न होते हुए देखने मिले, है कि नहीं? कभी किसी बमण के कुल में उत्पन्न होते हुए देखने मिले, कभी एक हाथी के रूप में, कभी एक हिरण के रूप में, स्वर्ण हिरण के रूप में, कभी अन्य जानवरों के, कभी बोधि वृक्ष के रूप में उत्पन्न होते हुए हमें देखने मिले, है कि नहीं? उसी प्रकार से जो है हमें राजा के रूप में भी बोधिसत्व उत्पन्न होते हुए देखने मिलते हैं। अब वेशंतर जातक जो है वो काफी महत्वपूर्ण जातक है, क्योंकि देश विदेश के बौद्ध जो है वेशंतर जातक को एज अ मोरल टीचिंग देने के लिए आज भी यूज करते हैं बौद्ध भिक्षु। तो मैं ये दिखा देता हूं आपको, एक क्षण। मैं वो ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बस मैं इंट्रोडक्शन दूंगा वेशंतर जातक का। वेशंतर जातक के बारे में मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें और ज्यादा डिटेल में जाना विल बी राइट फॉर मी एंड फॉर यू गाइस ऑल्सो। बोर हो जाओगे नहीं तो आप सब। एक क्षण, ये पीडीएफ को क्या हो गया? ये पीडीएफ का कुछ इशू हुआ है, बस एक क्षण कर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे भी। क्लोज ऑफ पार्ट 6। ओपन क्यों नहीं हो रहा है ये? मोगली जी। हाँ सर। ओ, हो गया, ओपन हो गया। वी यहाँ पर लिख रहे हैं कि यू में गेट इमोशनल टू रीड और वॉच वेसंतर जातक। ये वेसंतर जातक पे सेपरेटली जो है मैं एंड कुणाल जी उस पे वीडियोस डालेंगे। वीडियोस बेटर रहेंगे रेदर देन स्ट्रीम, वो स्क्रिप्टेड रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा बोलने में भी। तो फिर मैं वेसंतर जातक का आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ इंट्रो बताऊंगा मैं आपको, इंट्रो से आप समझ जाओगे कि वो कितनी ज्यादा मतलब इमोशनल एंड एक मोरल टीचिंग देने वाली कहानी है। वो वैसा क्यों है कि कितना बड़ा वो दानवीर हमें एक राजा देखने मिला है बोधिसत्व।
ठीक है, महावेशंतर जातक के नाम पे ये आपको देखने मिलेगी। बदंत आनंद कौशल्यान द्वारा जो प्रकाशित जातक कथाएं हैं, उसका जो छठा भाग है, छठा खंड है, उसमें आपको आखिर में देखने मिलेगा। 547 क्रमांक की ये जातक कथा है, महावेशंतर जातक कथा। इसमें सिर्फ इंट्रो में बता दे रहा हूं आप लोग को। सीवी राष्ट्र के जेतुत्तर नगर में राज्य करते समय सीवी नरेश को संजय नाम के पुत्र का लाभ हुआ। ठीक है, यानी एक सीवी राष्ट्र था जिसमें कि जेतुत नगर के राज्य में किसी समय सीवी नरेश को संजय नामक एक पुत्र जन्म होता है, एक पुत्र जन्म होता है जिसका नाम वो लोग संजय रखते हैं। संजय और मद्र राज्य कन्या फुसती, यानी संजय और मद्र राज्य की जो कन्या थी फुसती, इन दोनों का विवाह होता है और इनका जो बेटा होता है वो होता है वेशंतर कुमार के नाम से। वेशंतर कुमार के माता पिता हुए। ठीक है, वेशंतर बचपन से ही दानशील था। अब यहां पर देखिए ये मेन चीजें हैं। वेशंतर बचपन से ही दानशील था, उत्तरोत्तर उसकी दान चेतना बढ़ती ही गई। अंत में उसने कलिंग राष्ट्र से आगत ब्राह्मणों को मंगल काशी तक का दान दे दिया। ठीक है, यानी कलिंग राष्ट्र में जो ब्राह्मण थे, बमन थे, उनको मंगल काशी तक का दान दे दिया एज जमीन। ठीक है, सीवी जनपदवासी क्षुब्ध हो उठे, यानी उनको अच्छा नहीं लगा। जो सीवी जनपदवासी थे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यार हमारा राजा तो हर कुछ दान में दे रहा है, हर किसी को, कोई भी आ रहा है कुछ भी मांग रहा है और हमारा राजा दान दे रहा है, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राजा को मजबूर किया कि वह उसे राज्य से निकाल दे। ठीक है, वेशंतर अपने दोनों पुत्रों तथा उसकी माता को ले, ठीक है, अपने दोनों पुत्र तथा उनकी माता को ले जंगल में जाकर रहने लगा। यानी किसको? दोनों पति पत्नी, वेशंतर राजा, उसकी पत्नी और उसके जो दोनों बच्चे थे उनको लेकर जंगल में जाकर रहने लगा। अब जंगल में भी एक ब्राह्मण आता है और उनसे दान में उसके दोनों बच्चे मांग लेता है एंड वेशंतर राजा उन्हें दान भी कर देता है, लेकिन वो बच्चे उसके पास वापिस भी आ जाते हैं। इनके जो दादाजी थे वो उसके पास जाते हैं, उस ब्राह्मण के पास, उसको मुंह मांगी कीमत चुकाते हैं, यानी उसको दान देते, बदले में वो बच्चे लेकर आते हैं। और ऐसा करने को उन्हें कौन कहता है? तो वेशंतर राजा उन्हें स्वयं कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रहती है जिसमें कि हमें बोधिसत्व का सबसे मुख्य गुण हमें देखने मिलता है, डिटैचमेंट। ठीक है, कि वो किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं है, ना पुत्र प्रेम के प्रति वो आसक्त है, ना राजभोग के प्रति वो आसक्त है। ठीक है, किसी भी जो भौतिक चीज के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है, वो दानवीर है। इस प्रकार से हमें देखने मिल रहा है ये जातक कथा में। तो इसके हमारे पास डिपिक्शंस भी हमें स्कल्पचर्स में देखने मिले हैं। तो ये हमें बारहूत में देखने मिलता है। स्टोन रिलीफ है ये 125 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व का, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके पहली शताब्दी ईसा पूर्व का ये पैनल माना गया है। ऑल्दो दिस सीन, यानी जो ल्यूडर्स है, ऑथर जिनकी मैंने किताब यहाँ पे रेफर करी है, अलेक्जेंडर कनिंगम की, उनका इस पे मत है कि ये जो है सीन पर्टिकुलरली इस पैनल का, ये वेशंतर जातक से एसोसिएटेड है, लेकिन पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि ये मे बी कुरुधम्म जातक का एक डिपिक्शन, कुरुधम्म जातक में भी ऐसा एक सीन हमें देखने मिलता है। अच्छा, इसके थोड़े आइकोनोग्राफिकल फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। अब बरहूत आर्टिस्ट पोर्ट्रेड दिस सिंगल सीन ऑफ वेशंतर्स गिफ्ट। अब पूरी की पूरी वेशंतर जातक तो नहीं दिखा सकते। जैसे छदंत जातक के हमें एक सीन बारूद पे देखने मिला कि जिसमें बोधिसत्व जो है हाथी के रूप में है, उनका हाथी का रूप पूरा दिखाया गया। ठीक है, उनकी रॉयल्टी के लिए वहां पे हमें फ्लाई विस्क और छत्र दिखाया गया। एंड उसी पैनल में बरहूत वाले में हमें जो सोनोत्तर नाम का जो शिकारी है उनके दांत काटते हुए हमें दिखाई दिया। फिर जो सांची पे हमें देखने मिल रहा है वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हुए, उस वृक्ष के पास जाते हुए हमें हाथी दिखाई गया। पूरी छदंत जातक हमें नहीं दिखाई गई, लेकिन उसके 2 से 3 सीन्स हमें दिखाए गए, क्योंकि स्कल्पचर्स पे इसी प्रकार से दिखाए जाते हैं, यही एक तरीका रहता है। तो उसी प्रकार से वेशंतर जातक की पूरी बहुत बड़ी कथा है, इसके लिए उसको महावेशंतर जातक भी कहा जाता है। तो उसमें का एक सीन हमें यहाँ पर दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है, जहां पे वेशंतर्स गिफ्ट ऑफ व्हाइट स्टेट एलिफेंट। ठीक है, द व्यूअर इज प्रेजेंटेड विद जस्ट थ्री फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे 3 फिगर ही हमें मेन देखने मिलते हैं। कौन से 3 फिगर? हमें एक हाथी देखने मिलता है, ठीक है, यहाँ पे हमें वेशंतर राजा देखने मिलते हैं, एंड एक यहाँ पे जो दान ले रहा है हमें वो देखने मिल रहा है।
और यहाँ पे और क्या क्या आइकोनोग्राफिकल फीचर्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको त्रिरत्न देखने मिलेगा। ठीक है, त्रिरत्न यहाँ पर और यहाँ पर। अब त्रिरत्न भी कितना अच्छे से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। भगवान बुद्ध को जो है कमल पुष्प के रूप में भी दर्शाया जाता है, त्रिरत्न के रूप में भी दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे त्रिरत्न तो आपको देखने मिलेगा, लेकिन त्रिरत्न में नीचे जो है बाद में धर्म चक्र ऐड होता है, लेकिन ये इनिशियल स्टेजेस का है। तो यहाँ पे हमें पद्म देखने मिलता है, लोटस देखने मिलता है, जो कि भगवान बुद्ध को दर्शाता है। ठीक है, तो ये एक उसका डिपिक्शन हमें देखने मिलता है। वी नीचे लिख रहे हैं कि अंतिम दान की पारमिता इस जन्म में कंप्लीट की महाबोधिसत्व ने, और फिर सम्यक संबुद्ध। हाँ, ये आखिरी उनका जन्म बताया गया। इसके लिए ये संपूर्ण जातक कथा जो है, उसके जितने भी वाडम में हमारे पास उपलब्ध है, उसमें ये सबसे आखिर में आती है। 547 क्रमांक की, 547 क्रमांक की ये जातक कथा है। तो इसमें वो इतने बड़े राजा रहकर भी उनको किसी प्रकार की आसक्ति थी ही नहीं, ये देखने वाली बात है। तो ये एक था, ये फ्रीज है एक्चुअली। ठीक है, ये स्टोन रिलीफ है, लेकिन इसको फ्रीज बोला जाता है, स्टोन रिलीफ एज अ फ्रीज, ये पैनल को। ओके, अभी बारहूत में ही हमें एक और मिला हुआ है पैनल, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये पिलर पे अपने को देखने मिल रहा है। आपको होगी कि अबे सर ये कैसी फोटो आप लेकर आए हो, थोड़ी अच्छी फोटो दिखा दो। दिखाता हूँ। ये स्टोन रिलीफ है 125 ईसा पूर्व से लेके 75 ईसा पूर्व का, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके पहली शताब्दी ईसा पूर्व का। आज के समय ये आपको कहां पर देखने मिलेगा, तो या आज के समय आपको इलाहाबाद के म्यूजियम में देखने को मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये उसका पैनल जो मैंने फोटो लिया है अलेक्जेंडर कनिंघम सर की बुक से, एंड ल्यूडर्स के रिपोर्ट पे से, लेकिन ये इसके इलाहाबाद म्यूजियम से मैंने फोटोज लिए थे, उनके वेबसाइट से। आप यहाँ पर देख सकते हैं दान देते हुए। ठीक है, वेसंतर राजा एक ब्राह्मण को जो है दान देते हुए देखने मिल रहे हैं। यहाँ पर वो अपने रथ पर सवार है, वो देखने मिल रहे हैं। ठीक है, और ये टूटा हुआ है एक्चुअल में पैनल। इसके लिए पूरी स्टोरी क्या है वो ज्यादा बता पाना थोड़ा सा कठिन है, किंतु बहुत हद तक हम बता सकते हैं। ये देखिए, हाथी के ऊपर बैठे हुए हमें देखने मिल रहे हैं, यहाँ पर रथ के ऊपर। अच्छा, इनके रथ के घोड़े भी कितने हम वो भी गिन लेते हैं। ठीक है, अब मैं घोड़े क्यों गिन रहा हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4। अच्छा, 4 और 7 घोड़े किसके रहते हैं, ये आप लोग थोड़े जानकार हैं अच्छे, तो बेटर होगा, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। देख लीजिए, मैंने इलाहाबाद म्यूजियम का लिया हुआ है, तो आपको म्यूजियम ऑफ कल्चर का यहाँ पे स्टैम्प भी देखने मिल जाएगा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व का ये है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार से किया गया है। A special instance of sequential narrative is badly damaged of Vesantara pillar, which intact must have depicted 6 incidents from that popular tale in 6 separate panels framed by bands of railing। यानी जैसे कि हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक पैनल था, आगे पीछे का, फ्रंट एंड बैक। तो इसमें जो है हमें टोटल 6 कहानियां में भी दिखाई गई रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कहानियां हमें दिखाई गई है। ठीक है, तो ये डैमेज हुआ है, इसके लिए बता पाना थोड़ा मुश्किल है। एज इट इज द पिलर इज मिसिंग इट्स टॉप थर्ड एंड हैज बीन पैड डाउन वर्टिकली so that only half of 4 panels remain upon two adjacent sculpted sides. The story appears to have commenced on the top of the face and proceeded downwards it and continued on the adjoining face by starting at the bottom and moving upwards। मतलब कि ये पिलर है, ठीक है, ये मेन पैनल है। पैनल का ऊपर का भाग टूटा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऊपर के भाग से ये कहानी शुरू होती है, फिर उसका अगला सीन, फिर ये उसका अगला सीन, फिर अगले पैनल पे उसका अगला सीन, फिर ऊपर वाले भाग से, फिर बीच में, फिर उसका आखिरी, फिर ये जो सीन रहेगा सिक्स्थ सीन, इस सिक्स्थ सीन के बाद जो सेवेंथ सीन दिखाया जाएगा वो थर्ड पैनल पे फिर से ऊपर वाले भाग से, फिर नीचे, ऐसे लास्ट सीन दिखाया गया है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो स्तूप रहता है, स्तूप में जो वेदिका रहती है, वेदिका पट्टी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे सेपरेशन के लिए आपको वेदिका पट्टी दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे जो पिलर्स आपको दिखाए गए हैं ये सम्राट अशोक के पिलर से इंस्पायर्ड है, जहां पे कि हमें अबैकस देखने मिल रहा है, ये वाला भाग जो है, सी अबैकस देखने मिल रहा है, एक रिवर्स्ड लोटस देखने मिल रहा है हमें, जो कि हमें सम्राट अशोक के सारे पिलर्स पे देखने मिला हुआ है। एंड ये पूरा पिलर है, फिर से वेदी है। और यहाँ पे नीचे जो है हमें यक्ष दिखाई दे रहे हैं। यक्ष जो है एज अ प्रोटेक्टर डीटी देखे जाते हैं बुद्धिज्म में,
और ये फोक टेल से जो कल्ट ट्रेडिशन है, कल्ट प्रैक्टिशनर्स है या फिर कल्ट स्टोरीज है, वहां से ये यक्ष जो है बुद्धिज्म में आए हुए हैं। तो यक्ष ने जो है ये पूरी कहानी को एज एन उठा के रखा है, पैनल को। कावड़ कथा आप में से किस किस को पता है? तिनका मैम, मोगली जी, आपको पता है कावड़ कथाएं क्या रहती है? नहीं सर, मुझे नहीं पता है। अच्छा, कमेंट में किसी को पता है आपको कावड़ कथाएं क्या रहती है, या कभी सुना है कावड़ कथाओं के बारे में आपने? राजस्थान का एक ट्रेडिशन है ये। तो किसी को पता है कमेंट में तो बताइए हाँ या ना, तो फिर मैं समझाता हूँ कि कावड़ कथा का इससे इससे लेना देना नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ आपको। कावड़ कावड़ कथा श्रवण की नहीं, कावड़ कथा एक ट्रेडिशन है राजस्थान में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली कावड़ कथा क्या होती है, एक पैनल्स बनाए जाते हैं छोटे, जैसे कि छोटे छोटे मंदिर रहते हैं, ठीक है, जैसे कि तो एक मूवेबल बनाए जाते हैं पैनल्स, जिसमें कि एक एक डोर जब हम ओपन करते हैं, ओके, तो उसमें कहानियां हमें डिपिक्टेड देखने मिलती है। एंड उसके एंड में जो है हिंदुओं के हमें भगवान वगैरह देखने मिलते हैं। तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, तो जो पैनल्स जिस तरीके से दिखाए जाते हैं, और जो कावड़िया रहता है उसको हाथ में उठाकर या फिर एक जगह पर रखकर कहानी बताता है। वो जो कावड़िया एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो मोस्टली वो हाथ में पकड़कर बताते हैं, जमीन पर नहीं रखते, क्योंकि उसमें जो है भगवान रहते हैं उनके, इसके तो हाथ में पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है पैनल, तो पैनल है वो, अगर हम देखें एज स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, तो वो एक पैनल है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हमें देखने मिलती है, एंड उसमें एंड का जो डोर ओपन होता है तो उसमें हमें उनका डीटी देखने मिलता है। इसी प्रकार से ये एक पूरा पैनल है, यानी पैनल ये वाला जो है, इसको अगर हम छोड़ दें, इसको छोड़ने के बाद भी एक एज अ पैनल ये स्टोरी कोई तो दर्शा रहा है, एंड उसको यक्षों ने नीचे से पकड़ के रखा है पैनल को, ऐसा दिखाया गया है इसमें। यक्ष आर द प्रोटेक्टर्स एंड यक्ष आर डिपिक्टिंग दिस स्टोरीज, ये एक इंटरप्रिटेशन हम कह सकते हैं इसका। ओके, Scenes 1 and 6 representing the top of the broken pillar are missing. Scenes 2 and 5 depict the donation of the state elephant, the departure of the Vesantar family in the horse drawn in the chariot, the donation of the chariot and horses, and Vesantara pouring water to ratify the gift of the children. यानी यहाँ पर जो है अगर कोई भी चीज दान देते हैं, ठीक है, तो फिर अब कई लोग कहेंगे कि सर सर ये जो है पानी छोड़कर अपने हाथ पे से दान देने वाली प्रथा वो तो उनकी है, या फिर कोई आएगा कहेगा ये तो हमारे बाबूजी। बेटा, तुमसे पुराना प्रमाण हमारे पास है जिसमें कि वो पानी अपने हाथ से छोड़ते हुए अपने बच्चों का दान कर रहे हैं बेसंतर राजा। तो ये हमें यहाँ पर इसमें देखने मिल रहा है साफ तौर पे। और जब वो फिर से अपने राज्य में लौटते हैं जंगल से, बेसंतर राजा, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, तो वो घर जाते समय जो है ये हमें डिपिक्शन देखने मिल रहा है चैरियट में, रथ में उनका, ठीक है। Possibly panel 1 and 6 were placed since the first being prior to the banishment and next to the 6 representing the reunion of the family. The strict enfranchisement of the each episode is characteristics of the sequential narrative and sets modes this mode apart from the continuous। यानी ऐसा assumption लगाया जा रहा है जो विद्या दहेजिया है उनके द्वारा कि जो पहला और सिक्स्थ पैनल जो टूटा हुआ है उसमें मे बी पहला सीन दिखाया रहेगा कि जब वो गृह त्याग करते हैं वो वाला, और जो छठा वाला पैनल है जिसमें पूरी फैमिली एक साथ मिल जाती है वो वाला पैनल दिखाया गया रहेगा। ऐसा विद्या दहेजिया एक आर्ट हिस्टोरियन है, उनका इंटरप्रिटेशन है ये, ठीक है। अब ये वेशंतर जातक की बहुत ब्यूटीफुल हमें देखने मिला, बारहूत की एक फ्रीज देखने मिली, दूसरी फ्रीज देखने मिली, ठीक है। अब ये कल्चरली कितनी इंपॉर्टेंट थी बौद्धों के लिए, जैसे हमने छदंत जातक देखी, छदंत जातक के हमें 2 से 3 पैनल बारहूत में देखने मिल रहे, 3 से 4 पैनल हमें सांची में देखने मिल रहे हैं। दिस इंडिकेट्स कि छदंत जातक जो है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में काफी इंपॉर्टेंट एक स्टोरी रही है, ठीक है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। वेशंतर जातक के भी हमें 2 से 3 पैनल्स हमें इसमें देखने मिल रहे हैं, किसमें, तो फिर बारहूत में। तो सांची में कितने देखने मिल रहे हैं हम वो भी एक बार देख लेते हैं। सांची में भी जो है हमें ये तोरण पर दिखाई गई है। अब सांची पर इतनी ब्यूटीफुली दिखाई गई है ये, अगर आप देखोगे कितने ब्यूटीफुली इनको स्कल्प्ट किया गया है, इनको एनग्रेव्ड किया गया है, चिजलिंग की गई है, बहुत ब्यूटीफुल है ये। मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखिए, यहाँ पे सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। यहाँ पे मेन कैरेक्टर राजा वेशंतर राजा हमें देखने मिल रहे हैं, उनकी पत्नी है और ये उनके दोनों बच्चे आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे हट्स दिखाई गई हैं, ठीक है, ये देख लीजिए।
यहाँ पर आपको 2 बुल देखने मिलेंगे जिसके ऊपर की द्वारपाल में भी इनको कह सकते हैं, फिर रक्षक। यहाँ पे आपको रथ देखने मिलेगा, ठीक है, जो कि 4 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है, जिसमें हमें वेशंतर देखने मिलते हैं। उनके बच्चे रथ में आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, है कि नहीं? यहाँ पे देखिए वेशंतर राजा, उनकी रॉयल्टी, बोधिसत्व की अगेन रॉयल्टी एंड डिविनिटी पे हम आते हैं, ठीक है? चैरियट है मेन, चैरियट यानी रथ यहाँ पर है, 4 घोड़े अपने को देखने मिल रहे हैं, वेशंतर राजा यहाँ पर है, उनकी पत्नी यहाँ पर है, पत्नी अटेंडेंट, मे बी अटेंडेंट, उनके 2 बच्चे। यहाँ पर फ्लाई विस्क उन्होंने पकड़ा हुआ है, यहाँ पर छत्र है। फ्लाई विस्क और छत्र जहां पे देखने मिल जाए आपको, तो समझ जाओ कि ये जो है रॉयल्टी और डिविनिटी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है इस स्कल्प्ट में। यहाँ पर भी आपको फ्लाई विस्क देखने मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से आपको वेशंतर राजा देखने मिलेंगे उनकी पत्नी के साथ, ठीक है, 2 बच्चे उनके हैं। फिर अगेन यहाँ पे आपको जो है छत्र देखने मिलेगा और फ्लाई विस्क देखने मिलेगी, चौरी और छत्र, वो, ठीक है। तो ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व का है। अब ये करंटली आपको कहां पर देखने मिलेगा, तो फ्रंट और बैक जो है लोअर, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 आर्किट्रेव होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। तो जो लोअर आर्किट्रेव है उसके फ्रंट और बैक में आपको ये देखने मिलेगा जो नॉर्दर्न गेटवे है, जो नॉर्थ साइड का तोरण द्वार है सांची का, स्तूप क्रमांक 1। सांची में बहुत सारे स्तूप है, लोगों को लगता है सांची में स्तूप एक ही, लेकिन ऐसा नहीं है। सांची में मल्टीपल स्तूपाज है, जिसमें का जो स्तूपा 1 है वो मेजर माना जाता है, स्तूपा 1 एंड स्तूपा 2। तो उसमें का जो नॉर्दर्न गेटवे है तोरण द्वार, उसके लोअर आर्किट्रेव में आपको फ्रंट और बैक पे वेशंतर जातक देखने मिल जाएगी। अब ये रहा वेशंतर जातक का बैक साइड, ठीक है। वहां पे बैक साइड का ये आपको देखने मिल जाएगा पैनल। इस पे भी देखिए कितना ब्यूटीफुल ये किया गया है, कार्विंग्स। यहाँ पे एक पूरा राजमहल ही दिखाया गया है एक तरीके से, आप देख सकते हैं विंडो है, इसमें लोग खड़े हैं, है कि नहीं? इस प्रकार से यहाँ पे घोड़े, अब घोड़े भी यहाँ पे किस प्रकार से दिखाए गए वो देखना। 2 हॉर्स है, लेकिन बॉडी इनकी एक ऐसे, एक सामने वाली बॉडी और एक उधर क्रॉस में बैठा है। इस तरीके से उन स्कल्पचर्स ने इतने ब्यूटीफुली ये सोचकर बनाए हैं ये स्कल्प्स, और सोचे ये पत्थर में बनाया हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको वेशंतर राजा देखने मिलेगा अगेन विथ हिज रॉयल्टी ऑन हॉर्स। आपको छत्र देखने मिलेगा, फ्लाईविस्क उनके अटेंडेंट्स ने कैरी किए अगेन, ठीक है। सेम फिर आपको यहाँ पे ब्राह्मण आस्किंग फॉर डोनेशन ऑफ हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, यानी एक जो ब्राह्मण उनको जंगल में मिलता है बमन, तो बोलता है कि आपको, मुझे आपके बच्चे चाहिए दान में, तो फिर वो दान देते हुए हमने को एक कैरेक्टर देखने मिलेगा। यहाँ पे धनुष लिए हुए आपको देखने मिलेंगे हाथ में, ठीक है। फिर वो कुटिया में रहते थे, ये आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे हाथी के दान वाला सीन आपको देखने मिल जाएगा, ये देख लीजिए कितना ब्यूटीफुली ये यहाँ पे स्कल्प्ट किया गया है, और ये उसके डिटेलिंग्स है जी, ये देख लीजिए। मतलब आप सोचिए ये पैनल जो है ये बड़ा है, लेकिन कंपैरेटिवली जिस तरीके से ये स्टोरी दिखाई गई है, इतना ज्यादा उनके पास स्पेस नहीं था। इन लोगों ने इतने कम स्पेस में भी एक ऐसे कुछ एम्प्टी जगह नहीं रखी है, हर चीजों को इतना ब्यूटीफुली उन लोगों ने स्कल्प्ट किया। और डिटेलिंग देखिए, डिटेलिंग इस प्रकार से, इनके हाथ में कमंडलू आप देख सकेंगे। कोई तो कह रहा था कि बौद्धों में कमंडलू नहीं होता, तो उस अंडलू को, ये कमंडलू देख लेना चाहिए विक्षिप्त को, ठीक है बेटा, कमंडलू देख ले। तो यहाँ पे वेशंतर राजा के 2 बच्चे आपको देखने मिलेंगे, ये एज अ मेन दिखाए गए हैं, लेकिन किस प्रकार से इनके एनाटॉमी दिखाई गई है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वो जंगल में थे तो भिन्न भिन्न प्रकार के हमें जानवर देखने मिल रहे, सुअर है, डिफरेंट डिफरेंट हाथी है। यहाँ पे सिंह दिखाए गए हैं हमें 3, 1 2 3, ये देख लीजिए। यहाँ पे कमल पुष्प हमें अनेक दिखाए गए हैं, अग्नि दिखाई गई है, तो ये देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका मैम इधर तक आपको कैसे लगा, मतलब ये, और मोगली जी आपको भी? सर सोचने वाली बात है कि पत्थर पे बनाया गया और इतना बारीक की एक-एक डिटेलिंग आप वहाँ पे देख सकते हैं। इतना तो आज के ज़माने में जब हमारे पास में इतने सारे इक्विपमेंट है तो भी नहीं हम बना पाते इतना। इतनी डिटेल हमको देखने को नहीं मिलती है, तो सोचने की बात है कि वो सभ्यता कितनी मतलब
क्या क्या काम कर रही थी वो और वो कहाँ लुप्त हो गई। और रही बात वेसेंतर जातक कथा की तो इसको मुझे लगता है कि ये बिना किसी आपके पास में कोई अगर टीचर नहीं होगा ना तो उसको खुद से समझने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगा था। मेरे पास में ट्विटर था तो मेरे लिए थोड़ा फिर भी समझना आसान हुआ था, लेकिन बिना ट्विटर के तो नहीं समझा जा सकता। और बहुत खूबसूरत कथा है, मैंने इतनी अच्छी कथा इसके पहले कभी नहीं पढ़ी थी। सभी को ये पढ़नी चाहिए और जी। इस पे जब आप लोग वीडियो बनाओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बार-बार देखने लायक वो वीडियो रहेगा। जी सर। यस। वेशंतर जातक इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये हमें त्रिपिटक में जातक कथाओं में तो देखने मिल ही रही है, लेकिन जो आचार्य नागसेन और महाराज मिलिंद के बीच का संवाद है, मिलिंद प्रश्न में भी हमें वेशंतर जातक का उल्लेख देखने मिल रहा है, क्योंकि वेशंतर जातक में से जो वेशंतर राजा है उनके ऊपर लोग अनेक प्रकार के जो है आक्षेप करते थे। तो महाराज मिलिंद आचार्य नागसेन को पूछते हैं कि ऐसा क्यों क्यों दान दिया उन्होंने अपने बच्चों का, किस प्रकार से। तो वो बताते हैं कि 10 गुणों को दर्शाने के लिए ये बात बताई गई है, इस प्रकार से ये है। तो वेशंतर जातक पे मैं डिटेल में स्ट्रीम करूंगा, क्यों कर सकते हैं हम वेशंतर जातक पे, इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। वेशंतर जातक बारहूत स्तूप पे है, सांची स्तूप पे है, लेकिन इसके अलावा ये आपको कनगनहल्ली में भी देखने मिलती है, कनगनहल्ली के स्तूप पे भी देखने मिला है, अजंता में भी देखने मिला है, एंड बाघ के कुछ एक दो फ्रेगमेंट्स में भी आपको ये देखने मिल जाता है वेशंतर जातक की कथा। तो मैं कथा पे एक वीडियो लॉन्च कर देंगे, मैं कुणाल जी हम में से कोई एक लॉन्च कर देगा, एंड उसके डिटेल्स पे जो चाहिए रहेगा आपको, एक आर्कियोलॉजिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उस पे मैं स्ट्रीम कर दूंगा। ओके। अभी आते हैं हर किसी की फेवरेट कथा, महाकपि जातक कथा पर। अच्छा, महाकपि जातक कथा के बारे में आप दोनों में से किसी ने कभी सुना है या पढ़ने में आया आपके कभी? नहीं सर। ओके। तिनका मैम, आपके मैं पढ़ने तो में आया पहली बार कभी? हाँ सर, मैंने सुना है और पढ़ा है, लेकिन मैं दोबारा से सुनना ज़रूर चाहूँगी। ओके। और पहले मैं एक कमेंट ले लेता हूँ। सुनील राया जी लिखते हैं, सर हमारे इंक्लूडिंग यू लोग शिवाजी महाराज पे इतनी रिसर्च करते हैं, अगर इतनी रिसर्च बुद्धिज्म पे या हमारे बौद्ध राज्य पे की होती तो हमारे सम्राट आज सबको पता होते। देखो भाई, मेरी दिल की बात आपने कह दी, ठीक है। क्योंकि अपने जितने भी स्कॉलर्स है ना, उनको देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मराठास पे मत करो, ओके, मत पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरा कैसा है पता है कि आप स्वयं एक बार खुद का भी तो देख लीजिए ना, क्या है। अच्छा, मोनेटाइजेशन मैंने ऑफ रखा था क्या? ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया, मेरा ध्यान नहीं था। ओके, मोनेटाइजेशन ऑफ था, मैं ऑन करना भूल गया था। खैर, तो यही एक प्रॉब्लम है, और इसका सबसे मेन उदाहरण अगर देखा जाए तो मेरे इस पे ना काफी क्रिटिकल पॉइंट्स है, एंड स्पेशली मैं बामसेप को इसमें बहुत ही ज्यादा जो है क्रिटिसाइज करता हूँ। व्हाई? द रीजन बिहाइंड इट इज कि बामसेप ने शिवाजी महाराज को इंपॉर्टेंस दी, आई अप्रिशिएट देम, ठीक है, लेकिन उनकी थियरीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि वो बिना एविडेंस के बेसिस पे है, एंड मेरी बामसेप की इसके लिए पट्टी भी नहीं है कभी। एंड जितने भी स्कॉलर्स है, रिसर्च, जितने भी अपने आर्कियोलॉजिस्ट है, आइकोनोग्राफिस्ट है, या फिर जो लिंग्विस्टिक स्पेशलिस्ट है, जो फिलोसॉफी में रिसर्चर है, उनकी भी नहीं जमते इसके लिए। तो उन लोगों ने उन पर फोकस किया, लेकिन सातवाहन पर फोकस नहीं किया। आज भी महाराष्ट्र में जो इतिहासकार है वो ये बोलकर चलते हैं कि जो फर्स्ट नेवी थी वो मराठा साम्राज्य ने बनाई थी। अरे, मराठा साम्राज्य ने अगर फर्स्ट नेवी बनाई थी तो हमें सातवाहन महाराजों के सिक्के पे हमें बोट कैसे दिखने मिलती है, उनके अभिलेखों पे, उनके शिलालेखों पे हमें नेवी का उल्लेख कैसे देखने मिल रहा है, नौसेना का कैसे उल्लेख देखने मिल रहा है, ये भी तो प्रश्न उपस्थित होता है ना। तो आपका सपोर्ट रहेगा दर्शकों, सातवान पे मैं जल्दी स्ट्रीम लाने वाला हूं, तो सीरीज लाने वाला हूं, सो वेट करिए आप, ठीक है। अब आते हैं महाकपि जातक पे। जी तिनका मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, सुनील राय जी का एक सवाल और था कि उनको जानना था कि अशोका का कोई सॉरी फोटो नहीं, मतलब ऐसा कोई मूर्ति वगैरह हमको मिलता है क्या? हाँ, जरूर मिलता है। अशोका की मूर्ति बनाई किसने थी? तो वो सातवाहन साम्राज्य ही सर्वप्रथम बनाई थी। अब वो कहां पर बनाई थी? तो सांची में, कनगनहल्ली में,
आपको देखने मिल जाएगी, और अमरावती में, इन तीनों जगहों पर जो है सम्राट अशोक की सबसे पहले जो शिल्पांकन हमें देखने मिलते हैं विथ इंस्क्रिप्शंस एज रान्यो अशोक, राया अशोक। ठीक है, तो वो हमें किसने बनवाया है? तो सातवाहनों ने बनवाया। सातवाहनों ने क्यों बनवाया? क्योंकि सातवाहन वेर द सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस। ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है। लोगों को लगता है कि मौर्य साम्राज्य गया, उसके बाद शुंग साम्राज्य आया, तो ऐसी बात नहीं है। शुंगों का बहुत ही छोटे एरिया पे कंट्रोल था, लेकिन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस इमीडिएटली कौन आ रहा है पावर में? बहुत पावरफुल है वो, तो वो है सातवाहन। अब वो क्यों, किस तरीके से, उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, यहाँ पे करना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अशोक के हमारे पास कल्चर्स प्रेजेंट है उनके दोनों वाइफ के साथ वाले कनगनहल्ली में। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो महाकपि जातक कथा जो है 407 क्रमांक की ये जातक है। ठीक है, छदंत जातक 514 क्रमांक की थी, वेशंतर महावेशंतर जातक 547 की थी, और महाकपि जातक जो है ये 407 क्रमांक की आपको चौथे खंड में देखने मिल जाएगी। महाकपि जातक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट तो आप समझ जाओगे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ एंड व्हाट कल्चरल रिलेवेंस इट हैव। अब बहुत से लोग समझ गए रहेंगे कि मैंने महाकपि जातक को इसमें क्यों जोड़ा है। अब काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार उन्हीं में जो है एनिमल्स को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, दैट्स वाई उनके भगवान जो है एनिमल्स के रूप में दिखाए जाते हैं। लेकिन खैर वो लोग उसको तो असलियत मान लेते हैं, वो लोग तो उसको असलियत मान बैठते हैं। हम लोग असलियत नहीं, हम लोग स्टोरीज को एज अ स्टोरी ही मानकर चल रहे हैं, लेकिन हमारे प्रमाण तो खैर उनसे पुराने हैं। ये उनके लिए एक दर्द होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं बोधिसत्व पिछले जन्म में जो है हमें कथा के अनुसार एक वानर के रूप में देखने मिलता है। अब ये वानर भी कैसा सामान्य वानरों की तरह हमें नहीं देखने मिला है। ये वानर जो है बाकी वानरों के कंपैरिजन में साइज में बड़ा है, हाथ पैर बड़े हैं, काफी सुंदर है देखने में। ओके, काफी समझदार है, बुद्धिमान है, और ये अपने साथियों की जान बचाने के लिए राजा के पास से, क्यों? क्योंकि एक पेड़ था, उसके फल काफी टेस्टी थे, तो वो लोगों को पता नहीं था। तो एक दिन वो फल गलती से गिर के पानी के द्वारा बह गया, नदी नदी के द्वारा, और राजा के सैनिकों को मिला। तो राजा के सैनिकों ने वो फल जो है राजा को दिखाया कि ये देखो, ये काफी ना अलग सा फल है देखने में। तो राजा खाकर देखा, काफी मीठा और काफी अच्छा टेस्ट उसको लगता है। तो वो नदी के बहाव के थ्रू ढूंढने लगते, तो वो पेड़ मिलता है, लेकिन उस पेड़ की रक्षा कौन कर रहे थे? तो ये सारे वानर कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारे वानर उसकी रक्षा कर रहे थे, तो ये वानरों को मारने का आदेश देता है, तो उसके सैनिकों को। तो उनको बचाने के लिए महाकपि जो बोधिसत्व है वानर के रूप में, वो क्या करते हैं, खुद को एज अ ब्रिज, खुद को एज अ ब्रिज बना लेते हैं। एक पेड़ से दूसरी, एक पेड़ पे वो अपने पैर रखते हैं, एक पेड़ की टहनी पर, और दूसरे पेड़ को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, और उनके ऊपर से जो है सारे के सारे वानर बाकी निकल के भाग जाते हैं। मतलब उन्हें भाग जाने का वो आदेश दे, क्योंकि कौन थे? वो वानर राज थे इसके लिए। ठीक है, लेकिन फिर वो मर जाते हैं गिर के। तो फिर वो राजा भी जो है महाकपि के इस बलिदान को प्रणाम करता है। यहाँ पे बलिदान दिखाया गया है महाकपि का, तो वो हम देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। एक एक करके आते हैं इस पर। ठीक है, तो ये 125 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व का, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व का स्टोन रिलीफ है। ये आपको पैनल देखने मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं इसका कैसे। द बरहूत स्कल्पचर शोज फर्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड द मंकी आइदर लुकिंग डाउन, ये जो बंदर हमें नीचे देखने मिल रहा है, into the abyss or practicing with a stone. In the middle scene he is carrying up a brahmin on his back, यानी एक बमन को वो कैरी कर रहा है अपने पीठ के ऊपर। In the last scene the ungrateful fellow is trying to kill the sleeping monkey by throwing a stone on his head। ठीक है, यानी ये जो नीचे वानर था उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है एक सैनिक के द्वारा पत्थर फेंक कर उसके सर पे। ठीक है, ये एक था। और बारूद पे ये एक और हमें पैनल देखने मिल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, महाकपि ने खुद को एज अ ब्रिज यूज किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूंछ उनकी बांधी हुई दिखाई गई है, और एक तरफ उन्होंने पकड़ा हुआ है। उनके ऊपर से हमें वानर जाते हुए दिखाई देखने मिल रहे हैं, और नीचे फल पकड़ने के लिए राजा के सैनिक है, और यहाँ पे राजा बैठा हुआ है। ठीक, तो ये एज अ हमें ब्रिज देखने मिलते हैं। इस ये स्टोन रिलीफ है, राउंडेल है ये। ठीक है, 125 ईसा पूर्व से लेके 75 ईसा पूर्व का है। करंट लोकेशन ये आपको इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में देखने मिल जाएगा।
ओके, इसका डिस्क्रिप्शन में बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ, टेंशन ना ले। द किंग ऑफ द मंकीज इज सिंग होल्डिंग ऑन टू द मैंगो ट्री, अ मंकी हैज जस्ट क्रॉस्ड हिज बॉडी एंड इज क्रॉसिंग द क्रीपर, अनदर इज डिसेंडिंग टू द ट्री ऑन द अदर बैंक। यानी जैसे कि मैंने बताया, जो मंकी किंग है वो खुद को एज अ ब्रिज उन्होंने बनाया हुआ है, एक पार कर चुका है और दूसरा पार करने वाला है। Between the two trees flows a river containing 3 fish and 1 tortoise. Many monkeys are seen on the mango tree. At the top of the mango tree is seen a monkey with his paws so placed to make his spring onto the back of a monkey king as harmful as possible. नीचे जो है हमें नदी में हमें टॉर्टोइज देखने मिल रहे हैं, कुछ मछलियां देखने मिल रही है, अगर आप देखोगे ध्यान से इसे तो। यस, ये देख लीजिए, आपको मछलियां और कच्छप यहाँ पर देखने मिल जाएगा। ठीक है। द मंकी आई टेक टू बी देवदत्ता, यानी फिर जो है भगवान बुद्ध कहते हैं कि पिछले जन्म में जो बाकी जो मंकी था जिसने धोखा दिया था, इन्हें जगह बताने का काम किया था, ठीक है, वो देवदत्त था। एंड आई थिंक अ कंपैरिजन ऑफ हिज फेस एंड द फेसेस अदर मंकीज विल शो दैट द आर्टिस्ट हैज सक्सीडेड इन इंपार्टिंग अ पर्टिकुलरली मैलिजेंट एक्सप्रेशन टू इट। तो ये थी पूरी की पूरी बात। अब महाकपि जातक के दो पैनल्स हमने देख लिए, एक राउंडल वाला देख लिया, एक पैनल हमने देख लिया पिलर वाला। नाउ लेट्स कम टू सांची। क्या ये सांची में भी हमें देखने मिल रहा है? तो जी हाँ, ये हमें सांची पे भी देखने मिल रहा है। सांची पे तो ये और क्लियर है, और डिटेल्ड में है। यहाँ पे राजा आपको देखने मिलेगा, तीर धनुष का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पे फिर महाकपि अपना बलिदान देते हुए देखने मिल रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। यहाँ पे नदी बीच में से बह रही है, ठीक है। तो ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये आपको सांची के फ्रंट फेसिंग में जो पिलर रहते हैं, पिलर के चार आपको देखने मिलेंगे। तो चार भाग रहते हैं, फ्रंट, बैक, ईस्टवर्ड्स, वेस्टवर्ड्स, इस प्रकार से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा एक पिलर का, क्योंकि वो चौकोन रहता है ना, इसके लिए चौकोनी पिलर का। तो उसका जो फ्रंट फेसिंग है, ठीक है, तो ये फ्रंट फेस पे आपको देखने मिलेगा। राइट साइड के पिलर पे सांची का जो वेस्ट साइड का गेटवे है, तोरण, उसमें आपको ये देखने मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी डिस्क्रिप्शन, डाउन टू द पैनल ऑफ द रिलीफ फ्लोज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, द रिवर गैंगस टू द लेफ्ट एट द टॉप इज द ग्रेट मैंगो ट्री टू विच द टू मंकीज आर क्लिंगिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए नीचे से गंगा, इसको गंगा कहा गया है कहानी में भी। तो यहाँ पर जो है महाकपि ऊपर है, जो दूसरे अपने वानर साथियों के लिए एज अ ब्रिज वहां पे अपना बलिदान दे रहे हैं, ठीक है। While the king of the monkeys stretch across the river from the mango tree to opposite bank, ठीक है, and over his body some monkeys have already escaped to the rocks and jungles beyond. In the lower part of the panel to the left is the king Brahmadatta, यानी जो राजा की बात करी गई है वो राजा ब्रह्मदत्त है। और ये ब्रह्मदत्त क्या राजा का नाम है? तो नहीं, वाराणसी के जितने भी राजा रहे हैं, हम जितनी भी जातक कथाएं पढ़ते हैं, हमें हर वक्त जो है महाराज ब्रह्मदत्त ऐसा ही उल्लेख देखने मिल रहा है। तो संभवतः वाराणसी के जो राजा होते थे उनको ब्रह्मदत्त इस उपाधि से पहचाना जाता था। जैसे कि मगध का कोई राजा है तो उसको मगध नरेश के नाम से जाना जाता था। अगर कौशल का राजा है तो प्रसेनजीत को कौशल नरेश के रूप से जाना जाता था। तो वाराणसी के जो राजा थे उनको ब्रह्मदत्त के रूप से जाना जाता है। On horseback with his soldiers, one of whom his with bow and arrow is aiming upwards at the bodhisattva. अच्छा, कई लोग कहेंगे कि तीर धनुष मिल गया, ये तो हमारे राम जी आ गए। भाई तुम्हारे राम जी नहीं है, ये हमारे राजा ब्रह्मदत्त है, ठीक है। Higher up the panel, the figure of the king is repeated, sitting beneath of the mango tree and conversing with the dying bodhisattva, who, according to the Jataka story, gave the king good advice on the duties of a chief. ये हो गया महाकपि जातक का। महाकपि जातक भी वन ऑफ द मेन जातकाज है इन बुद्धिस्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब महाकपि जातक आगे जाके बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? तो हाँ, डेफिनेटली बढ़ती है। महाकपि जातक जो है आपको पुण्यवंत जातक करके, महायानी जो जातक है और अवदान शतकम, उसमें ये पुण्यवंत जातका में मर्ज होती है और उसमें ये कहानी हमें पूरी देखने मिलती है इन द सीक्वेंस ऑफ रामायण एंड ऑल। सर एक बात है हम्म कि अक्सर ये बोला जाता है कि भाई जो जो दूसरा वाला जो वो है ना बंदर, जब वो हम्म इतना बड़ा हो सकता था तो वो खुद ही क्यों नहीं ब्रिज बन गया, और यहाँ बुद्धिज्म में वाकई में ब्रिज बन गया। हाँ, तो यही तो है, क्योंकि एक को कहानी रचनी थी ना मैम।
और वो कहानी भी कैसी रचनी थी, तो बौद्ध जातक कथाओं से रचनी थी। मैं यहाँ पे दशरथ जातक कथा को कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी और जातक कथा की बात कर रहा हूँ जिसपे मैं स्पेशली स्ट्रीम लाऊंगा, जो स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट का मैंने बताया था ना, दैट्स वाई। तो वेट करिएगा उस पर। यार केशव कुमार, आप पहले तो एक जान लो, हम ना कोई ऐसा वैसा चैनल नहीं है जो कि सिर्फ उठ गए और इसको उसको गाली गलौज करने बैठे, ठीक है? जो बन बन के बैठे हैं शर्मा तिवारी वगैरह, जो लोग बन के बैठते हैं पैनल पे, हम वो नहीं है। यहाँ पे ये पैनल भी पूरा एजुकेटेड है, और हमारे जितने भी व्यूअर्स है वो सारे के सारे एजुकेटेड है। दे नो, दे आर वेरी वेल एक्नॉलेज अबाउट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। उनको काफी अच्छा नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज तो काफी अच्छा है। तो अगर आप कह रहे हो कि तमिलनाडु में देख ले सबसे पुराना मंदिर है, 1500 से लेकर 2000 साल पुराना, अरे बेटा कहाँ, कहाँ क्या हड़प्पन सभ्यता में साबित करने लग गए मंदिर है? 1500 से 2000 साल पुराना। कल को तो ये आओगे बोलोगे कि देखो अशुलियन साइट पे मिल गया, अब हमको शिव जी की मूर्ति मिल गई, अशुलियन साइट पे हमें विष्णु जी मिल गया, अशुलियन साइट पे हमें जो पूरा का पूरा मंदिर मिल गया, यज्ञ हवन मिल गया है। 10 साल बाद उठोगे बोलोगे भीमबेटका में हमको हवन के कुंड मिल गया। मतलब कमाल है, जाहिलों की कमी नहीं है दुनिया में। स्टोन एज में पहुंचा दो, मैं तो बोलता हूँ सच्ची में। नियोलिथिक, चालकोलिथिक, मेसोलिथिक छोड़ दो, सीधा पेलियोलिथिक में चले जाओ। पेलियोलिथिक में भी लोअर पेलियोलिथिक में चले जाओ, बहुत बहुत पुराना धर्म साबित हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो अब आते हैं शाम जातक पे। शाम जातक जो है वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट जातक है, जिसमें कि एक राजा जो है, राजा ब्रह्मदत्त जो है, वो शाम की हत्या कर देते हैं, जो कि अपने माता पिता को प्यास लगी थी तो पानी लेने गया था। तो माता पिता के प्रेम से वो शाम पुनः जीवित हो जाता है, उस राजा को श्राप लगता है। ऐसी पूरी ये कहानी है, तो इसके बारे में मुझे डिटेल में बताना नेसेसरी नहीं होगा। ओके। केशव बोल रहा है हाँ हाँ भक्त जैसे हिंदू मस्जिद के एक, हिंदू मस्जिद क्या होता है यार? हाँ मोगली भाई, ये हिंदू मस्जिद क्या है? ये सर नया टर्म है जो कुछ लोग गांजा फूक के ही निकाल सकते हैं। हिंदू मस्जिद, भक्त जैसे हिंदू मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे वैसे भीम मंदिर के नीचे बुद्ध। अरे भगवान, कहाँ से उठ के आते हो यार, हिंदू मस्जिद? हाँ कमाल के जगह पे कॉमेडियन हो ज्यादा यार। हो गया लगता है। आदर्श जी सही कह रहे हैं सर, वो तुलसी की बात कर रहे हैं। हाँ वो तुलसी, तुलसी की बात कर रहा है, तुलसीदास की बात कर रहा है वो। तो ये शाम जातक का पैनल जो है हमें देखने मिल जाएगा सांची पे। अच्छा, शाम जातक जो है हमें बारहूत पे नहीं देखने मिला हुआ है। ठीक है, शाम जातक जो है हमें भरूच पे नहीं, सांची पे देखने मिला है। सांची पे भी कहाँ पे देखने मिला है, तो जो इनर फेस है, जैसे कि मैंने कहा था एक आउटर फेस फ्रंट फेसिंग रहता है और एक इनर फेस, तो जो इनर फेस का जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे हमें ये देखने मिला है वेस्ट गेटवे ऑफ द स्तूपा नंबर 1। ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये अगेन स्टोन रिलीफ है। यहाँ पे आपको शाम देखने मिलेगा, राजा उसको तीर मार रहा है, यहाँ पे माता पिता है, फिर यहाँ पे नदी बह रही है, इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। At the right hand top corner of the panel are the two hermitages with the father and the mother seated in front of them. ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, in the right one, father and mother. Below them, their son Shama is coining to draw water from the stream. Then to the left, we see the figure of the king thrice repeated, first shooting the lad in the water, then with bow in the hand, then standing penitent with bow and arrow. डिस्कार्डेड। यहाँ पे देख लो, जो हमें राजा है हमें देखने मिल रहा है, एक बार तीर मारते हुए देखने मिल रहा है, एक बार तीर हाथ से छोड़ा हुआ, एक बार माफी मांगते हुए हमें देखने मिल रहा है। और यहाँ पे शाम जो है घड़े से पानी ले रहा है, हमें ये देखने मिल रहा है। यहाँ पर उसके माता पिता जो है दो हर्मिटेजेस के साथ बैठे हुए हैं। तो राजा को भी 3 प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया। स्टोरी किस प्रकार से दिखाई जाती है स्कल्पचर्स में वो देखिए। राजा तीर मार रहा है शाम को, एक राजा ने छोड़ दिया, मतलब तीर धनुष से निकाल लिया, फिर राजा माफी मांग रहा है। इस प्रकार से स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पे अगेन वेदिका पट्टी आपको देखने मिलेगी, वेदी सेपरेशन करने के लिए एक स्टोरी को दूसरे स्टोरी से। ओके,
और यहाँ पे शाम घड़ा लिए हुए है, यहाँ पे जानवर है, यहाँ पे नदी में आपको जानवर नहाते हुए फिर दिखाई देंगे। इस प्रकार से ये काफी ब्यूटीफुली दिखाया गया है। ओके। Then, with bow in hand, then standing patient with bow and arrow discarded, and in the left top corner there are the father and mother and the son restored to the health, and by their side the god Indra and the king. लो भाई, इंद्रदेव की भी मूर्ति आपको कहाँ पे देखने मिल रही है? तो बहुत स्तूप पे, देखो। माता, पिता, शाम, महाराज और इंद्र। इंद्र की भी शिल्पांकन हमें कहाँ पर देखने मिल रहे हैं? तो बहुत स्तूप पर। अब वो क्यों देखने मिल रहे हैं? कि इंद्र एज ए डीटी हमें बुद्धिज्म में ही अगर मटेरियलिस्टिक एविडेंस के बेस पे देखा जाए तो देखने मिल रहा है। इंद्र पे सेपरेटली एक छोटा सा वीडियो मैं लॉन्च कर दूंगा, उस वीडियो में काफी आपको चीजें मतलब पता चल जाएंगी। इंद्र आया कहाँ से, इंडियन फिलोसफीज में, उस पर एक वीडियो डालूंगा। और एक दूसरा वीडियो डालूंगा कि इंद्र एज अ मटेरियल एविडेंसेस इंडिया में सबसे प्राचीन किसका अपने को देखने मिल रहा है, इंडिपेंडेंट एविडेंसेस है या फिर रिलीजियस एविडेंसेस, रिलीजियस एसोसिएशन है इंद्र का इन इनिशियल स्टेजेस, वो भी हम देख लेंगे। अब आते हैं पांचवी जातक पे, मेरी फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट जातक आज अगेन। अब सबसे पहले मेरी फेवरेट जातक में आती है मातंग जातक, उसके बाद आती है वेसंतर जातक, फिर ये क्या कहते हैं, छदंत जातक, वन ऑफ माय फेवरेट, फिर रूरू एंड महाकपि। ये कुछ मेरे वन ऑफ माय फेवरेट जातकाज है, उनमें से ये रूरू जातक है, जिसमें कि बोधिसत्व जो है हमें सुवर्ण मृग के रूप में देखने मिल रहे हैं, सुवर्ण मृग के रूप में उत्पन्न हुए हैं और एक शिकारी उनका शिकार कर रहा है, ऐसा पैनल में दर्शाया गया है। ओके। और यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन भी देखने मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, जिसने दान दिया है स्तंभ दानम करके देखने मिला है, फूस स्तंभ दानम, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है मिग जातकम, तो दोनों को मिक्स ना करना। ये जिन्होंने दान दिया है ये ऊपर उनका नाम है स्तंभ दानम, और नीचे जो है मिग जातकम ये लिखा हुआ है। ओके। ये स्टोन रिलीफ है, ये राउंडल है एक पिलर का, ठीक है। ये 125 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व का है। करंट लोकेशन ये आपको कहाँ पे देखने मिलेगा? तो ये इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। ओके। जातका ऑफ ए डियर, ऊपर स्तंभदानम, नीचे मेघ जातकम, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। अगेन मैंने कहा था कि रॉयल्टी डिविनिटी किस प्रकार से दिखाई जाती है, नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको छत्र देखने मिले, नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको जो है चाउरी यानी फ्लाई विस्क देखने को मिले। यहाँ पे बाकी भी काफी सारे हिरण हैं, लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है कि मुख्य मृग जातक में के, रूरू जातक में के बोधिसत्व कौन से? तो हमें ये पता चल रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? बाकी जो हिरण है वो काफी साइज में छोटे हैं, उनके जो एंटलर्स है, जो उनके सिंग है वो काफी छोटे, किसी के है किसी के नहीं है, मैक्सिमम लोगों के तो है ही नहीं हिरणों के। इनके सिंग भी काफी अच्छे हैं, इनका साइज भी इतना बड़ा है, और इनके सामने जो है वहां पे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं लोग, ठीक है। In the Medallion, three stages of the story are represented. In the lower part, the deer is seen swimming in the stream with the man on his back. A doe drinking from the water serves no other purpose but to fill a blank space in other center of the upper chest. ठीक है। A doe drinking from water serves to another purpose, यानी एक आपको पानी पीते हुए देखने मिलेगा, कुछ ऐसा पर्पस नहीं है ताकि एम्प्टी स्पेस ना रहे उसको फिल करने के लिए, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ द अपर पार्ट वेयर द थ्री ट्रीज इंडिकेट दैट द सीन इज इन द फॉरेस्ट, यानी ये जो तीन पेड़ आपको देखने मिल रहे हैं इससे पता चल रहा है कि ये फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट का सीन ये दर्शाया गया है। Okay, the last deer is quietly lying on the ground while four female deer are running away in fear of the king who has pulled his bow and arrow, यानी कि एक जो है मुख्य जो बड़ा हिरण है वो बैठा हुआ है शांति से, और बाकी जो स्त्री यानी फीमेल जो हिरनिया है वो आजू बाजू में डर के भाग रही है, क्योंकि राजा ने अपना तीर धनुष तान दिया है इसके लिए। शूटिंग his arrow at the deer which is pointed out to him by the traitor standing by his side. In front of the deer the king appears once more attended by two men, probably of the treacherous young man and a servant. The attitude of the king, who stands with his hands folded in devotion, shows that here he is represented as conversing with the deer and paying his respect to him for his magnanimous behavior. यानी वो हिरण को प्रणाम करते हुए हमें राजा भी दो तरीके से दिखाए गए, एक ट्रेटर यानी एक गद्दार जिसने इस हिरण की
हमें जगह बताई थी राजा को। राजा उसको मारते हुए दिखाए गए हैं एंड फिर राजा यहाँ पे हाथ जोड़े हुए प्रणाम करते हुए बोधिसत्वों को दिखाया गया है। ठीक है? तो ये एक कथा थी। रुरु जातक का एक ही पैनल मैंने आपको दिखाया। रुरु जातक के और भी पैनल है, लेकिन वो सांची में उपलब्ध नहीं है, इसके लिए मैंने उसे इस पीपीटी में ऐड नहीं किया है। वो हमें पेंटिंग्स में ज़्यादा देखने मिलते हैं, अजंता में। ओके, तो अजंता में काफ़ी सारे पेंटिंग्स है। अजंता पे सेपरेटली हम बात करेंगे किसी और दिन, क्योंकि पेंटिंग्स वाला सेशन ही अलग है। पेंटिंग्स पे फिलहाल तो हम बात नहीं करने वाले हैं, अनटिल एंड अनलेस हमारा उस टॉपिक शुरू हो जाए। तो कनंगन हल्ली पे बात करेंगे, तब हम दिखाएंगे उसमें। तो ये भी 125 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व का है विद इंस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन हो गया। अब बिब्लियोग्राफी देख लीजिए। नीचे है क्या, आपने मॉडरेटर वो सवाल पूछ रहे थे मुझे कि सर आपने किस बुक से लिया हुआ है करके, श्रमण कल्चर पूछ रहे थे। तो देखिए यहाँ पर विद्या दहेजिया का डिस्कोर्स इन अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट मैंने लिया हुआ है। ये आपको इजीली मिल जाएगा, जे स्टोर पे भी अवेलेबल है। गाइड टू सांची इंडिया सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट, ये भी आपको जॉन मार्शल की रिपोर्ट है, इजीली अवेलेबल हो जाएगी आर्काइव्स पे। अलेक्जेंडर कनिंघम की एक बुक है द स्तूपा ऑफ बारहूत, स्तूपा ऑफ बारहूत पे भी मिल जाएगा उसमें, और द बिल्सा टोप्स में भी आपको ये मिल जाएगा। विद्या दहेजिया का एक और ये सेपरेट आर्टिकल मैंने लिया था, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे नीचे मेंशन किया है। और ल्यूडर्स का मैंने आर्टिकल लिया था, वो एक है यहाँ पर। ओके, तो ये थे हमारी पीपीटी। मैं लिंक शेयर